गाइज वील प्रोसीड फॉरवर्ड। तो ज़्यादा बच्चों से मुझे ये समझ में आ रहा है कि सेवेंथ सम हो गया था। वट वी विल डू इज वील कंटिन्यू फॉरवर्ड। जो भी बचे हुए सम्स हैं रेक्टिफिकेशन के, वी विल ट्राई टू फिनिश दैट। एज सुन एज दैट इज डन वी विल गो अहेड विद अनदर टॉपिक विच मोस्टली विल बी कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स हैवी टॉपिक होगा। अभी एडवांस में वापस से अनाउंस कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ मैं एक और बार नहीं बोलूँगा, बट मुझे इतना चिंता रहता है आप लोगों के लिए कि मैं बोल देता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर साथ में नहीं पढ़ा तो नहीं हो पाएगा। लकीली अभी कंसिडरिंग मेरा सिलेबस काफ़ी आगे है, मेरे लेक्चर्स अब से हफ्ते में 2 ही दिन होंगे रादर दिन 3 दिन। तो मतलब जो भी डेज बैठेंगे, तो मोस्टली आपको ऐसा नहीं होएगा कि आपको सिलेबस बहुत सारा हो जाएगा एवरी वीक। फॉर नेक्स्ट 4 to 5 weeks accounts will move at a relatively slower pace। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा क्योंकि अभी आप 1 डेढ़ महीना आपका फोकस वैसे भी आपका 12वीं का क्लोज करने में है ना। तो अकाउंट्स के लिए रिलेटिवली आपको ज़्यादा सीए फाउंडेशन वाले पे एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा होमवर्क के लिए या बाकी स्टडीज़ के लिए। बट नहीं पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा ये टॉपिक। हर चैप्टर कंटिन्यूएशन में है। अगर कंपनी अकाउंट्स हम स्टार्ट करते हैं, 5 टॉपिक कंटिन्यूएशन में है। पहला नहीं समझा तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कुछ नहीं समझेगा, मेरी गारंटी। आज लिख के ले लो, ठीक है। मेरे को तीसरे या चौथे टॉपिक में आके बोला ना सर ये वाला पार्ट ना आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। गॉड कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूं भगवान के भी हाथ में नहीं है, तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है और मेरी तो क्या ही औकात है फिर, है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। अ, यहाँ पे हम 7th क्वेश्चन कंप्लीट करके हमने वो वाला सारा पार्ट स्टडी कर लिया था जो हम सीखते थे इन 11th स्टैंडर्ड। अभी हमें थर्ड पार्ट, मैंने आपको बताया था रेक्टिफिकेशन 3 स्टेज में होता है। या बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, इन दैट केस हम सस्पेंस अकाउंट यूज करते नहीं हैं। या आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, उसमें हम क्या यूज करते हैं, सस्पेंस अकाउंट। और एक होता है इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, इसमें भी हम सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं। बस इसमें एक फर्क क्या पड़ता है, अगर आप अगले साल में चले जाते हैं तो जो भी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आप पास करेंगे, अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू बेसिकली से हियर इज फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है। एक है फाइनेंशियल ईयर 23-24, इसमें कुछ एरर्स रह गए हमारे, ठीक है। मैंने ये साल खत्म कर दिया, इस साल का प्रॉफिट मुझे मिला कितना रुपया, 500 रुपया। कितना मिला? ये प्रॉफिट को मैंने कहा ट्रांसफर कर दिया बच्चों, कैपिटल में। कहा ट्रांसफर कर दिया? अगले साल मुझे पता चला कि 1 महीने का रेंट 100 रुपए रिकॉर्ड होना बाकी रह गया है पिछले साल में। पिछले साल में एक 100 रुपए का रेंट रिकॉर्ड होना, अभी मैं कौन से ईयर में पहुंच चुका हूं, हाँ या ना। अब मैं अगर वो रेंट का एक्सपेंस डेबिट करता हूं 100 रुपए से, मेरा इस साल का टोटल रेंट कितना हो जाएगा, 1200 ऑफ करंट ईयर प्लस 100 ऑफ कितना हो जाएगा, विच विल गिव अ वेरी रॉन्ग पिक्चर। ये पिक्चर सही नजर आएगी क्या? आइडियली मेरा ये साल का रेंट सिर्फ कितना होना चाहिए बच्चों, 1200। 100 रुपया अगर मैं पिछले साल का डेबिट करता हूं तो 1300 नजर आएगा और वो एक गलत पिक्चर देगा, हाँ या ना। पहले सब लोग बताओ, सब लोग ये बात समझे, ऑनलाइन वाले भी, मैं एक स्टेज पे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ ये बात सबको समझिए कि हम अगर पिछले साल का खर्चा ये साल में डेबिट करते हैं तो ये साल के ओवरऑल एक्सपेंसेस मेरे गलत नजर आएंगे। गलत पिक्चर इसीलिए क्योंकि इस साल का खर्चा तो 1200 ही है ना विहान। इफ अगर मैं 24-25 की बात करूं, व्हाट इज द एक्सपेंस ऑफ दैट ईयर, 1200, बट इट विल नाउ शो हाउ मच, 1300, विच इज अ रॉन्ग पिक्चर, राइट। तो इस साल तो क्या खर्चा कर रहा है वो सोच, ठीक है। तो अब इसको, इस चीज को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं,
जब हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं तो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग रेंट वी डेबिट इन एन अकाउंट कॉल्ड एज पीएनएल एडजस्टमेंट। किसमें डेबिट करते हैं बच्चों? किसमें डेबिट करते हैं? सिर्फ रेंट ही नहीं, कोई भी और नॉमिनल अकाउंट भी रहेगा तो उसके बदले आपको क्या लिखने का? पीएनएल एडजस्टमेंट लिखने का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि पिछले साल के खर्चों का अकाउंट ऑलरेडी क्या हो चुका है? क्लोज। और करंट ईयर में मैं वो खर्चे में डेबिट करूंगा तो गलत पिक्चर देगा, या इनकम में भी क्रेडिट करूंगा तो गलत पिक्चर देगा। इसीलिए हमने एक रफ अकाउंट बनाया। उस रफ अकाउंट का नाम क्या दिया? पीएनएल एडजस्टमेंट, या इसको प्रायर पीरियड आइटम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो हम जो भी इनकम या एक्सपेंस पिछले साल से पर्टेनिंग रहेगी वो हम पीएनएल एडजस्टमेंट में डेबिट या क्रेडिट कर देंगे, इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग और क्रेडिटिंग टू दैट स्पेसिफिक अकाउंट। कोई बोलेगा उससे क्या फर्क हुआ, ये भी तो इवेंचुअली तो खर्चे में जाएगा ही ना। बट ये एक अलग से लाइन आइटम चले जाएगी जो आपके नॉर्मल पूरा प्रॉफिट कंप्यूट करने के बाद इस साल का आप नीचे दिखाएंगे कि प्रायर पीरियड का क्या इंपैक्ट है, और फिर उससे आपको फाइनल प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। तो एटलीस्ट यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये बात समझेगी कि कुछ पिछले साल के एरर रह गए थे, उस चक्कर में ये प्रायर पीरियड आइटम आया है। समझा सबको? क्लियर है ये बात? तो इसमें और कुछ नहीं करना है, आप अपना सम जैसे नॉर्मली सॉल्व करते थे वैसे ही कीजिए। जब आप रेक्टिफिकेशन एंट्री बना लेंगे, जिस भी रेक्टिफिकेशन एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट आ रहा है, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? वो नॉमिनल अकाउंट के बदले आपको क्या लिखना होगा? दैट इज इट। फाइनल सोल्यूशन में पीएनएल एडजस्टमेंट लिखना होगा। इनफैक्ट वर्किंग नोट तो चेंज करने की भी जरूरत, सीधा फाइनल आंसर में क्या लिख देना? पीएनएल एडजस्टमेंट। और पीएनएल एडजस्टमेंट का जो बैलेंस होगा वो कहां जाएगा? देखो पिछले साल का प्रॉफिट कहां गया था, तो ये जो भी गड़बड़ का भी नेट फिगर रहेगा उसको भी कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? कैपिटल। तो आप पहले पूरा सम सॉल्व कर लो, जितनी भी एंट्रीज है पास कर लो। पीएनएल एडजस्टमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑल एरर्स, आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ, उसको कहां ट्रांसफर कर देने का? कैपिटल में। कहां ट्रांसफर कर देने का? इज इट क्लियर? सबको समझा है? ऐसे ही समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, एक सम के साथ समझते हैं तो और बेटर हो जाएगा। लेट मी जस्ट एक फर्स्ट ऐसा सम करा रहा हूं जिसमें मैं अभी आपको लिखने के लिए नहीं कह रहा हूं, पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग चीज जो हमने करी है इस बुक में, ये एक सम को ना तीनों मेथड से सॉल्व किया है। ठीक है, तो अभी वो प्लीज आप देख लीजिए, आपकी नोटबुक में लिखने की जगह भी है, उस पर अभी फोकस मत कीजिए लिखने पे, पहले समझने पे फोकस कीजिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The following mistakes were located in the books of a concern and its books were closed and a suspense account was opened in order to get the trial balance tallied. अब इसमें यहाँ पे आप मल्टीपल तरीके से वैसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि देखो इसमें नेक्स्ट क्या बोला है, अब इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक्स देख रहे हैं, सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक्स देखा सबने? जैसे ही सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक्स आया मुझे ये समझ जाता है कि ये थर्ड मेथड है, हाँ या ना? जिसमें मुझे क्या यूज करना है? पीएनएल एडजस्टमेंट। क्या यूज करना है? पीएनएल। बट यहाँ पे अभी एक बार के लिए, क्योंकि बच्चे ये मेथड से, नए मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं, हमने सम को ना तीनों मेथड से सॉल्व किया है। दैट इज बिफोर ट्रायल बैलेंस, दैट इज सॉरी यहाँ पे आना चाहिए बिफोर फाइनल अकाउंट्स एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आई एम सॉरी। और यहाँ आना चाहिए आफ्टर फाइनल अकाउंट्स एंड नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ये सेकंड वाले का हेडिंग गलत है, बिफोर और आफ्टर को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, हाँ या ना? आफ्टर ट्रायल बैलेंस, इफ डेबिट बैलेंस देन लेस फ्रॉम कैपिटल, ना सर, वाइस वर्सा फॉर क्रेडिट बैलेंस। वो जो भी रहेगा ना उसको क्लोजिंग करके टू कैपिटल या बाय कैपिटल कर देने का। पीएनएल एडजस्टमेंट का जो भी बैलेंसिंग रहेगा उसको या तो टू कैपिटल या तो बाय कैपिटल, कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। अभी अपन एड लेस से आगे बढ़ गए हैं, वी विल नाउ स्पीक इन डेबिट और क्रेडिट। ओके, अभी बचपना छोड़ दो, ठीक है? चलो आगे चले। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, पहले वर्किंग नोट बनाते हैं और वर्किंग नोट की मदद से तीनों मेथड में क्या क्या एंट्रीज होंगी वो फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। पहला है सेल्स डे बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹1000। प्लीज ये वाले में सिर्फ फोकस करके समझो, मैं इसका लिखने का भी टाइम नहीं दूंगा। दिस इज अ वेरी बेसिक सम, द एसेंस हियर इज टू कंपेयर ऑल द थ्री मेथड्स। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सेल्स बुक
was overcast by 1000। अपने मेथड में अपन क्या क्या कॉलम्स बनाते हैं? रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट एंड रेक्टिफिकेशन, हाँ या ना? अभी ये जो मेथड जो है सेल्स बुक ओवरकास्ट, इसमें तो अपने को कुछ लिखना होता नहीं है, वैसे एंट्रीज नहीं लिखनी होती है। कितने सवाल के जवाब देने होते हैं? पहला कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट। दूसरा कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। फिर एक्सेस या शॉर्ट, ओवरकास्ट है तो एक्सेस, हाँ या ना? तो हम क्या कर देंगे? सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड एक्सेस, तो अभी क्या कर देंगे? डेबिट सेल्स अकाउंट कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, हाँ या ना? कितने रुपए से? 1000 1000। सब लोग पहले बताओ ये सबको समझा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ मतलब नेचर जो होता है उसी साइड पे लिखा जाता है ना। जैसे अगर एक्सपेंस है तो तू डेबिट साइड पे लिखेगा, इनकम है तो क्रेडिट साइड पे, एसेट है तो डेबिट साइड पे, और लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पे। ये इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा। बट ये चीज जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में भी ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हो सकता है, डेबिटेड और क्रेडिटेड एक्सेस। तो तू थोड़ा सा ध्यान देना उस चीज पे, ऐसा रट मत उसको, बट लॉजिकली समझ। सब लोग ये एंट्री से अग्री करते हैं? ऑनलाइन वाले भी अग्री करते हैं क्या? ठीक है। एक और चीज बता दूं, इसमें जो एंट्री बनाई है वो सस्पेंस वाली बनाई है। अगर सस्पेंस नहीं होता तो एंट्री क्या होती? एंट्री होती नहीं, हम लिखते नो एंट्री, जस्ट डेबिट सेल्स अकाउंट बाय 1000। तो नाउ लेट अस सी हमारे तीनों सॉल्यूशंस क्या क्या है। देखो पहला मेथड गाइस सबको विजिबल है? पहले मेथड में क्या लिखा है? डेबिट सेल्स अकाउंट बाय 1000, इसमें देयर इज नो एंट्री, करेक्ट, लाइक वी स्पोक। नेक्स्ट में क्या है? सेल्स टू सस्पेंस। और थर्ड वाले में सेल्स के बदले अब उसने क्या लिख दिया है बच्चों? अरे हाँ या ना? पीएनएल एडजस्टमेंट। क्यों? क्योंकि सारे नॉमिनल अकाउंट्स को किससे रिप्लेस करना है? पीएनएल एडजस्टमेंट से। तो यार ये वर्किंग नोट में तो कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ा। पड़ा क्या वर्किंग नोट में कुछ खास फर्क? अभी जब भी मैं आपको लिखाऊंगा ना, मैं जब सम्स कराऊंगा तो मैं कैसे करता हूं? पहले ये पूरा सॉल्व करता हूं, फिर यहाँ पे क्रॉस करके क्या लिख देता हूं? पीएनएल, बस। ठीक है, कि बच्चे को याद रहे। आप ऐसा क्रॉस करके मत लिखिएगा, वैसे बार बार पूछते मत रहिएगा कि हमको ये क्रॉस करके लिखना है क्या। मैं एक बार में बता रहा हूं, आप ये क्रॉस करके मत लिखिए, मैं सिर्फ इसलिए फॉर योर बेनिफिट लिख रहा हूं। आप सीधा पीएनएल एडजस्टमेंट लिख दीजिएगा, समझा? यहां तक करेक्ट के कॉलम तक को चेंज मत करो, जो फाइनल एंट्री बना रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग लगा के पीएनएल एडजस्टमेंट लिख देना। क्लियर है? और तुम ऐसे लिखना चाहो तो तुम्हारा कॉल है, वैसे भी वर्किंग नोट है, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट जस्ट टू बी सेफर। आगे चलते हैं। सेकेंड, a sale of rupees 5000 to X was wrongly debited to the account of Y। बेचा माल किसको है? X को। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए बच्चों? X टू सेल्स। हमने गलती से किसके अकाउंट में डाल दी? Y, तो हमने कर दी Y टू सेल्स, सेल्स टू Y, सेल्स सेल्स, नेट एंट्री क्या बचेगी? X टू Y। अभी इसमें तो कोई सस्पेंस अकाउंट अफेक्ट हो रहा, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड आई थिंक इसमें तो सेम एंट्री आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि हमें जो पीएनएल एडजस्टमेंट भी लिखना है वो सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स के लिए लिखना है, असेट लायबिलिटी के लिए नहीं लिखना है, इनकम एक्सपेंस के लिए लिखना है। तो लेट अस चेक एक्स टू वाई, एक्स टू वाई, एक्स टू वाई, हाँ या ना? इजी टफ लिखा क्या? सिंस नो, दैट इज वाई ROE2 इज इक्वल टू ROE3। सेकेंड मेथड और थर्ड मेथड भी क्या है? और फर्स्ट मेथड इसलिए सेम है क्योंकि सस्पेंस भी इन्वॉल्व नहीं है, है ना? सस्पेंस अगर इन्वॉल्व होता तो फर्स्ट में नो एंट्री आता था, कुछ ना कुछ डेबिट क्रेडिट, बट अभी तीनों सेम हो गए। इस केस में अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स पर भी बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, किसी का सवाल है कि सर जैसे आपने बोला रेंट मेरा गलत पिक्चर देता है, तो डेटर्स क्रेडिटर्स भी तो गलत पिक्चर देगा। डेटर्स क्रेडिटर्स एज ऑन डेट होता है, तो अगर पिछले साल की भी कोई एंट्री रह गई है ना, तो उसका इफेक्ट देख के उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। फॉर डेटर्स क्रेडिटर्स छोड़ ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आर एज ऑन डेट। तो अगर मैं कोई एंट्री पास भी करता हूं उसमें, तो वो उस दिन का बैलेंस रेक्टिफाई ही करेगा। वो एक साल 12 महीने का तो नहीं दिखता है, एज ऑन डेट दिखता है, समझा? तो इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको ये लॉजिक समझाना। मैंने रेंट क्या बोला? 1200 का 1300 दिखेगा, बट डेटर अगर किसी से समझो 5000 लेना था 31 मार्च को,
और इस साल का 2000 मिला के 7000 लेना है, तो वो तो 7000 प्लस अगर 100 रुपए रेक्टिफिकेशन है तो 7100 सही बैलेंस ही दिखेगा ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। बैलेंस शीट जब आप देते हो आप थोड़ी ना बोलते हो ये 12 महीने के रिसीवेबल्स हैं या ये 12 महीने की मशीनरी है। दिस इज सिंस इंसेप्शन, सिंस इंसेप्शन से लेकर आज तक जो भी हुआ है वो सब है ना, सबको समझा। और मैं एक रिकमेंड करूंगा आगे के लेक्चर्स के लिए, अगर किसी को अपना पास होने की प्रोबेबिलिटी या अपना ध्यान थोड़ा बढ़ाना है तो मैं रिकमेंड, आज के लिए नहीं फोर्स कर रहा हूँ, मैं तो फोर्स तो आगे भी नहीं करूंगा, बट मैं रिकमेंड करूंगा सब बच्चे वीडियोस चालू करके बैठे। अगर आप वीडियो चालू करके, अनलेस किसी के घर में ऐसा कुछ आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा आगे पीछे जगह कम रहती है कई बार, तो वो मैनेज करने के हिसाब से या नेटवर्क इश्यूज है तो ठीक, वरना मैं रिकमेंड करूंगा आप वीडियो चालू रखिए। वीडियो चालू रखने से क्या होता है ना, आप भी थोड़े अटेंटिव रहते हैं कि सामने वाला भी आपको दिख रहा है। देखो मेरा कांस्टेंट फोकस स्क्रीन पे भी रहता है, तो अगर कोई बच्चा थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा है तो मेरा उस चीज पे ध्यान रहेगा। दिस इज अ जेन्युइन रिकमेंडेशन, इफ यू कैन प्लीज डू दिस, इफ यू कैन नॉट इट्स ओके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एटलीस्ट इतना सब मानेंगे ना कि अगर अपन वीडियो चालू नहीं रखते तो थोड़ा तो ऐसे आ जाता है ना कि चल कभी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लेट गए, ये है वो है। इंसान की तरह बैठ के पढ़ाई तो तभी होती है जब कोई अपने पे ध्यान दे रहा है। देखो रणवीर से फंसते रहेगा लेट के, इट्स ओके। चलिए आई विल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट, general expenses of 180 were posted in the general ledger as 810। जनरल एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री क्या रही होगी बच्चों? गाइज ये वाला सम वापस से लिखना फोकस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना फोकस है। जनरल एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री क्या रही होगी? जनरल एक्सपेंसेस टू कैश कितना है? 180 है क्या, है ना? हैज बीन पोस्टेड टू द जीएल एज, पोस्टेड वर्ड देखा कौन सी, अपना कैटेगरी 2A में आ गया। कैश बुक का ट्रांजैक्शन है तो कैश तो क्या गया होगा? सही, तो ये 180 हुआ होगा। जनरल एक्सपेंसेस में हमने गलती से कितना डाल दिया? 800, तो डिफरेंस कहां चले जाएगा बच्चों? टू सस्पेंस, ये 630 रुपया हो जाएगा। इसको रिवर्स करेंगे, सस्पेंस 630, कैश 180, टू जनरल एक्सपेंसेस 810। कैश कैश कैंसिल, ठीक है। मैं इतना गलत आदत दे उठा, ये 630 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सस्पेंस टू जनरल एक्सपेंसेस 630 630। अगर थर्ड वाला मेथड रहेगा तो इसके बदले क्या लिखना पड़ेगा? पीएनएल। At least this is what I figured out now. Let us check what solution suggests. तो पहले मेथड में क्रेडिट जनरल एक्सपेंसेस बाय 630, दैट्स करेक्ट। सस्पेंस डेबिट हो रहा है ना, तो पहले वाले में तो हम बोलेंगे देयर इज नो एंट्री, जस्ट क्रेडिट जनरल एक्सपेंस बाय 630। सेकंड वाले में सस्पेंस टू जनरल एक्सपेंस, थर्ड वाले में सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट। मुझे लगता है अभी तक सबको अंडरस्टैंडिंग तो आ गई होगी। बस यही है और कुछ नहीं है। एंड में एक दो मेथड्स नए हैं, जैसे अगर किसी ने पूछा ही है तो मैं बता देता हूं। इसमें 3 वेरिएशन आएंगे इसमें भी। पहला जो नॉर्मली आता है वो यही कि जो भी नॉमिनल अकाउंट्स है उसको पीएनएल एडजस्टमेंट में डालो और फिर पीएनएल एडजस्टमेंट को कहां ट्रांसफर कर दो? एंड में कैपिटल में। कहां ट्रांसफर कर दो बच्चों? कैपिटल में। एक वेरिएशन क्या आएगा? देखो सस्पेंस अकाउंट भी बनाने को बोलेंगे और सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं होएगा। सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं होता है, इसका क्या मतलब है? कुछ एरर्स अभी भी रेक्टिफाई होने बाकी हैं। इन सच अ केस आप पीएनएल एडजस्टमेंट को कैपिटल में ट्रांसफर मत करो। क्यों? क्योंकि वो मैंने, अगर आपको याद हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, तब क्या बोला था? कब ट्रांसफर करना होता है? जब सारे एरर्स क्या हो गए हो? रेक्टिफाई। अगर कुछ एरर्स रेक्टिफाई होने तो वी विल नॉट ट्रांसफर इट टू कैपिटल, हाँ या ना? समझा? तो उसमें क्या करने का? सस्पेंस और पीएनएल एडजस्टमेंट दोनों का अकाउंट बनाने का, दोनों में टू बैलेंस कैरिड डाउन या बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके छोड़ देने का। समझा? तो लास्ट का एक जर्नल एंट्री इसमें क्या हो गया? कम। तीसरा वेरिएशन इसमें क्या आता है? बोलेंगे कि पिछले साल का जो डिफरेंस था ट्रायल बैलेंस में, वो सस्पेंस के बदले हमने सीधा पीएनएल में डाल दिया। कहां डाल दिया? तो उसमें क्या होएगा? जो सस्पेंस है और पीएनएल एडजस्टमेंट दोनों के बैलेंस को हमको कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? कैपिटल में। वो क्यों, कैसे, वो जब वो लास्ट सम है इस चैप्टर का, वो जब उस पर पहुंचूंगा तब समझा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए वो सम पे फोकस नहीं है। नेक्स्ट, फोर्थ वाला,
गाइस सबको समझ रहा है अच्छे से? A bill receivable for 1550 was passed through the bills payable book. The bill was given by P. अच्छा, बिल्स रिसीवेबल है, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? बिल्स रिसीवेबल टू पी, हाँ या ना? बिल्स पेबल बुक के थ्रू पास कर दिया, पास मतलब रिकॉर्डिंग में ही झोल कर दिया कि नहीं कर दिया? तो हमने पूरा उल्टा कर दिया होगा, पी टू बिल्स पेबल, रिवर्स करेंगे बिल्स पेबल टू पी। मेरे लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, बी आर 1550 बिल्स पेबल 1550 टू पी 3100 is the rectification entry that I feel is there, right? Do you guys agree? अब अगर ये मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री है तो लेट्स सी व्हाट इज द सॉल्यूशन दैट इज गिवन। मेरे हिसाब से तो तीनों मेथड पे आपको इंपैक्ट आने वाला नहीं है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल टू मिस्टर पी, ऑल अक्रॉस इट इज द सेम एंट्री। डू यू गाइस एग्री? क्योंकि ना तो मेरा सस्पेंस अकाउंट कहीं अफेक्ट हो रहा है, ना कोई नॉमिनल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। विहान, फर्स्ट और सेकंड मेथड में अलग कब आता है? जब सस्पेंस हो। फर्स्ट मेथड में फिर लिखते हैं नो एंट्री, सेकंड वाले में लिखते हैं सस्पेंस। सेकंड और थर्ड में फर्क कब आता है? जब नॉमिनल अकाउंट हो। इस बार क्या है, ना सस्पेंस है ना नॉमिनल है, तो तीनों का आंसर क्या हो गया? सेम। सबको समझा अच्छे से? आगे प्रस्थान करेंगे। पांचवा, लीगल एक्सपेंसेस ऑफ 1190 पेड टू मिसेस नीतू वाज डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? लीगल एक्सपेंस टू कैश या बैंक, जैसा भी आप बोलना चाहो। हमने गलती से डेबिटेड वर्ड पढ़ा, कैटेगरी 2A में आ गया, है ना? तो क्योंकि कैश बुक का ट्रांजैक्शन है, बैंक तो सही गया होगा, लीगल एक्सपेंसेस के बदले हमने क्या डाल दिया? नीतू, फिर बैंक टू नीतू, बैंक बैंक कैंसिल, लीगल एक्सपेंसेस टू नीतू, लीगल एक्सपेंसेस के बदले हम क्या लिख सकते हैं? पीएनएल। डू यू गाइज अग्री? तो यहां पे देखिए, पहला है लीगल एक्सपेंसेस टू नीतू, दूसरा भी क्या है ना? क्योंकि कुछ सस्पेंस अकाउंट वाला सम नहीं है। सस्पेंस नहीं है तो पहला और दूसरा क्या हो गया? सेम। बट क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, सेकंड और थर्ड में से फर्क क्या हो गया? मिसेस नीतू को मत चेंज कर देना, बदलेगा कौन? लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस के बदले हम लिख देंगे पीएनएल एडजस्टमेंट। ठीक है, चले आगे। कोई डाउट है गाइस? मैं ये लिखने के लिए मना क्यों कर रहा हूँ पता है? क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वाला आप घर से सॉल्व करोगे ना, ऐसा कंपैरेटिव, तो आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। आप इसका सोल्यूशन का स्निप ले लीजिएगा। अच्छा, और एक दो तीन बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए हुए हैं कि कुछ कुछ सोल्यूशंस आपने मांगे हुए हैं, वो मैं भी जब आप लोग कुछ ना कुछ लिखेंगे और मैं फ्री रहूंगा तब शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे। होमवर्क बुक का ना मैं पूरा ही भेज देता हूँ, सारे चैप्टर्स टिल द एंड में बार बार भेज के परेशान नहीं होना चाहता। ठीक है, होमवर्क बुक का मैं अभी पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, अपने पास ही रखिएगा प्लीज, और उसको एंड तक सारे चैप्टर्स का सोल्यूशन। ठीक है, डन, ये काम खत्म। मैं बार बार शेयर करके क्या फायदा हो रहा है? एक्चुअली उसका एक ऑब्जेक्टिव पहले पूरा शेयर करने का ये था कि मतलब थोड़ा बच्चे जैसे जैसे आते जाएगा वैसे रहे, बट ठीक है, आई विल शेयर इट। कैश रिसीव फ्रॉम राम वाज डेबिटेड टू श्याम 1500। करेक्ट एंट्री क्या होती है? कैश रिसीव फ्रॉम राम है तो कैश टू राम, है या ना? SYJC की बुक का वैसा नहीं है मेरे पास सोल्यूशन भाई, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लिमिटेड रखा करो। SYJC का होमवर्क बहुत लोअर लेवल का है, उसका हमने हाँ मतलब थोड़ा सा प्रथम आलसी कहीं के। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। कैश टू राम, कैश रिसीव फ्रॉम राम वाज डेबिटेड टू श्याम। गाइस प्लीज ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। हमने पहले लिखा कैश टू राम, डेबिटेड वर्ड पढ़ा कैटेगरी 2A, तो हमने बोला कैश तो सही गया होगा। वाज डेबिटेड टू श्याम दिया है तो यहाँ पे श्याम भी डेबिट हो गया है, तो 2 सस्पेंस आ गया है कि नहीं आ गया है बच्चों? 1500 1500 3000, इसको करेंगे सस्पेंस 3000 टू कैश 1500 टू श्याम 1500। प्लीज बताइए सबको समझा? कैश कैश कैंसिल हो गया,
सस्पेंस 3000 टू राम टू श्याम 1500 1500। प्लीज बताइए सबको समझ रहा है? अरे हाँ या ना? क्योंकि सस्पेंस अकाउंट है, पहले वाले में क्या आया? नो एंट्री, क्रेडिट राम एंड श्याम बाय 500 ईच। हाँ या ना? गाइस सस्पेंस है ना, तो सस्पेंस अगर ट्रायल बैलेंस के पहले होता तो ये सस्पेंस नहीं आता ना। हम अगर सस्पेंस के बिना ये सॉल्व करता तो ये पार्ट हट जाता कि नहीं हट जाता मेरा सब जगह से? तो यहां से भी हट जाता, यहां से भी हट जाता, यहां से भी हट जाता। मैं लिखता नो एंट्री क्रेडिट राम एंड श्याम बाय 500 ईच। प्लीज बताइए ये बात समझी सबको? सस्पेंस है तो सस्पेंस टू राम टू श्याम, और यहां पे भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट, while carrying forward the total of one page of the purchase book to the next, देखो एकदम तुम्हारे जैसा है ये कोई तो इंसान। The total of the amount of 1235 was written as 1325। तो यार ये तो अपन ओवरकास्ट अंडरकास्ट जैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको वहां पे लिखना ओवरकास्ट अंडरकास्ट नहीं। वैसे लॉजिकली देखो तो ज्यादा हो गया है कि नहीं हो गया है? देखो इसलिए मैंने जो लिखाया है ना वो क्वेश्चंस 3, उसमें ऐसा ओवरकास्ट अंडरकास्ट यूज करने के पहले शॉर्टर एक्सेस यूज किया, तो कभी भी आपके लिए आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे पहले मैं क्या लिखता हूँ? रॉन्ग बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। हाँ या ना? इसमें क्या हुआ? परचेज अकाउंट डेबिटेड, एक्सेस हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? क्योंकि मैंने क्या किया, परचेज बुक में ये पेज पे 1235 था, उसको 1325 ले लिया। तो जब फाइनल टोटल करूंगा महीने का तो परचेज अकाउंट में ज्यादा नंबर चले गया कि नहीं चले गया? तो अगर डेबिट एक्सेस हो गया तो क्या करो? क्रेडिट करो। तो सस्पेंस टू परचेज, आई गेस 90 रुपए का फर्क आ रहा है क्या? यस। कितने लोगों के पास कैल्सी नहीं है यहाँ पे? कैल्सी कितनों के पास नहीं है? स्केल कितनों के पास नहीं है? लॉन्ग स्केल? ठीक है, चलिए डन। यहां पे देखिए सस्पेंस टू परचेज है, तो पहले में क्या आएगा? क्रेडिट परचेजेस बाय 90, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट तो आएगा नहीं इसमें। फिर इसमें आएगा सस्पेंस टू परचेजेस, इसमें क्या आ जाएगा? सस्पेंस टू, सबको समझा अच्छे से? पक्का? तो ये तो एक कंपैरेटिव सिखाया। अगर नॉर्मली ये सम सॉल्व करने जाऊं तो अभी मैंने क्या किया, जो थर्ड कॉलम में सिखाया वो सारी एंट्रीज यहाँ पे लिखी है। तो पहली एंट्री क्या हुई? पीएनएल, एडजस्टमेंट टू सस्पेंस एक्स टू वाई, सस्पेंस टू पीएनएल, ये सब इग्नोर करो यहां तक। ये तो यही 7 एंट्रीज है जो 7 सोल्यूशन हमने सीखे। ये 7 आपके ये वाले कॉलम के सातों से मैच हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सबको ये बात समझ रही है गाइस? मैंने अभी तीनों मेथड का कंपैरेटिव बताया। अब हमारा फोकस किस पे है? थर्ड मेथड पे, जो हम अभी नया सीख रहे हैं। ये बात समझ रही है सबको? ऑनलाइन वाले प्लीज बताइए। जिनका वीडियो चालू है वो सिर्फ गर्दन भी हिला देंगे या थम्स अप वहां पे भी कर देंगे तो समझ जाएगा। चलो, तो अभी ये थर्ड मेथड पे हमारा फोकस है। तो अभी ये देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाया इन्होंने? सस्पेंस। वैसे इस सम में बोला नहीं है बट हम बना रहे हैं क्योंकि इस सम में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। तो जनरली अगर कुछ नहीं बोला होता है ना तो आपका अजम्पशन क्या होता है कि एंड में सारे एरर्स रेक्टिफाई हो गए हैं। आपका अजम्पशन क्या रहता है? एंड में सारे एरर्स रेक्टिफाई। और क्योंकि सस्पेंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी थी क्या बैलेंस है, हमने क्या किया? दोनों साइड पे पहली लाइन क्या छोड़ी? खाली छोड़ी। सारी पोस्टिंग्स करी जो हमको एंट्रीज में मिली, और जो बैलेंस था उसको क्या लिख दिया? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबको समझा? सबको क्लियर है? नहीं, नोट लिखने की जरूरत नहीं है। प्लीज बताइए सबको ये बात समझी? मैंने आपको ये सस्पेंस में सिखाया हुआ है ना, कभी कभार सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस बताते नहीं है तो क्या करो? और सस्पेंस अकाउंट बनाने को बुलाओ तो क्या करो? अकाउंट बनाओ, दोनों साइड की पहली लाइन खाली छोड़ दो, जो भी आपको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज मिल रही है उनकी सारी पोस्टिंग कर दो और ओपनिंग बैलेंस आपको मिल जाएगा नॉर्मल बैलेंस करके। जैसे यहाँ पे पहली एंट्री क्या थी? पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस 1000। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ये वाली एंट्री लिखी बाय पीएनएल एडजस्टमेंट 1000। बताइए समझा? दूसरी एंट्री थी एक्स टू वाई, उसमें कुछ नहीं था। तीसरी थी सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट, तो सस्पेंस में लिखा डेबिट साइड पे टू पीएनएल एडजस्टमेंट 630 रुपए।
चौथे में सस्पेंस नहीं था, पांचवे में क्या था, पीएनएल एडजस्टमेंट था, सस्पेंस नहीं था, छठे में था सस्पेंस टू राम टू श्याम, तो टू राम जी टू श्याम जी, हाँ या ना। नेक्स्ट, फिर सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट 90 रुपए था, यहां पे लिखा सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट 90 रुपए, हाँ या ना, करेक्ट। ये डेबिट साइड पे लिया, ये 3720 आ गया, सेम टोटल 3720, यहां लिखा -1000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई डाउट इसमें? पक्का? अगर साथ साथ में हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी अब देखें सारी एंट्रीज के लिए, पहली एंट्री में पीएनएल एडजस्टमेंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है बच्चों, तो डेबिट साइड पे लिखा टू सस्पेंस 1000, हाँ या ना। दूसरी एंट्री में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तीसरी एंट्री में क्रेडिट हो रहा है 630 रुपए से, बाय सस्पेंस लिखा। चौथी एंट्री में कुछ नहीं हो रहा है। पांचवे में डेबिट हो रहा है टू मिसेस नीतू, लिख दिया। छठी एंट्री में सस्पेंस है, पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं हो, यहाँ पे लास्ट में क्रेडिट हो रहा है बाय सस्पेंस 90 रुपए। डेबिट का टोटल लिया, सेम टोटल क्रेडिट में लिखा, बैलेंसिंग फिगर मिल गया 1470, हाँ या ना। कोई डाउट है इसमें? ये 1470 जो बैलेंसिंग फिगर है उसको क्या लिखा बच्चों, बाय कैपिटल। क्या लिखा, क्या लिखा? अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी, नीचे से ऊपर सेमी सर्कल सिखाया था आपको, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। इजी लगा, टफ लगा? और ये जाके मैंने मेरी लास्ट जर्नल एंट्री में भी लिख दिया कैपिटल टू पीएनएल एडजस्टमेंट। इजी और टफ? ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिए इफ एवरीवन हैज अंडरस्टूड, स्पेशली दिस। वेरी गुड। पीएनएल एडजस्टमेंट को क्लोज करने वाला पॉइंट, ठीक है। अभी इस समय आपको टेक्स्ट बुक में ये कंपैरेटिव्स के लिए तो रूलिंग दिया ही है, वर्किंग नोट तो आपको उसमें बनाना पड़ेगा आपकी नोटबुक में, वो वर्किंग नोट के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे सस्पेंस के लिए जगह दी है, बट पीएनएल एडजस्टमेंट के लिए भी जगह नहीं दी है, देख रहे हो? हाँ, तो एक काम करो, ये फाइनल सोल्यूशन क्या करना चाहेंगे, अभी लिखना चाहेंगे कि कैसे करना चाहेंगे, कि नेक्स्ट सम पूरा खुद से करना चाहेंगे? तो मैं एक चीज तो चाहूंगा एटलीस्ट, आप ये दोनों लेजर अकाउंट एक बार अभी बना लो बुक में। गाइज आई वुड वांट यू टू प्रिपेयर बोथ द लेजर अकाउंट्स एटलीस्ट। ये दोनों लेजर अकाउंट बना लीजिए। यस, लेजर भी आता है, सब कुछ आ सकता है, जो भी सिखाया जा रहा है ना प्रथम, सब कुछ आ सकता है। देखो क्या लगता है, मेरे को शौक है तुमको ज्ञान देने का, अगर नहीं आता है तो नहीं सिखाता मैं। प्रथम बोल रहे हैं बारिश के बाद वो ऑफलाइन आएगा। चलिए गाइज, मेरे हिसाब से इतना टाइम सफिशिएंट था। 6 एडजस्टमेंट से 8-9 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लोग है ना बहुत आराम से कर रहे हैं लाइफ। लेट्स थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे जाते हैं। चलिए, तो पहला है, जब उस पे आएंगे धर्मवीर तब मैं डिस्कस करता हूँ। The total of purchase book on one page 4539 was carried forward to the next page as 4593. तो बेसिकली हमने क्या किया है, रॉन्ग टोटल कैरीड फॉरवर्ड है, इसकी वजह से मेरा परचेज अकाउंट डेबिटेड एक्सेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा अमाउंट ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट परचेज अकाउंट करेंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट, हाँ या ना। गई सस्पेंस टू परचेज यहाँ पे बन रही है, बड़ा परचेज के बदले क्या लिखेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द अमाउंट? 54 रुपीज, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। सेकेंड वाले में क्या दिया है, अ सेल ऑफ 573 was entered in the sales book as 753 and posted to the credit of customer. करेक्ट एंट्री क्या हो, नीचे कस्टमर टू सेल्स 573। हमने इसको कितने की सेल बताई, 753 की, और कस्टमर के भी क्रेडिट में पोस्ट कर दिया, क्रेडिटेड टू द कस्टमर। क्रेडिटेड वर्ड देखा, कैटेगरी 2 में आया, ट्रांजैक्शन सेल्स बुक को बिलोंग करता है, सेल्स तो सही गया होगा, हाँ या ना। बट सेल्स में भी एक चीज की मिस्टेक क्या है, एंटर्ड, मतलब रिकॉर्डेड भी गलत है कि नहीं है। इसमें दो गलतियां हैं। पहले तो मैंने रिकॉर्डिंग ही गलत कर दी, तो सेल्स में मैंने कितना अमाउंट लिख दिया गलती से,
753, डू यू गाइस गेट इट? और फिर कस्टमर में भी डेबिट कर देता 753, तो मैं मानता एक ही मिस्टेक है, बट आई डिड वन मोर मिस्टेक, कस्टमर को भी क्या कर दिया, क्रेडिट 753 से, हाँ या ना? कोई डाउट इसमें? सबको समझा? ये एक्चुअली रूल्स में ना थोड़ी बैठेगी नहीं। रूल्स से देखने जाओगे तो या तो तुम एंटर्ड वर्ड देखोगे या तो पोस्टेड टू द क्रेडिट, मतलब क्या देखोगे, क्रेडिटेड। तो कैटेगरी 1 भी है इसमें, कैटेगरी 2 ए भी है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो गाइज, इसमें डबल है। तो इसलिए ये रूल्स, मैं नहीं कहूंगा रूल्स से ये हो नहीं पाएगा, बट एकदम ऐसे ब्लाइंड फॉलोइंग से नहीं हो पाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहले आपने क्या किया, सेल्स बुक में कितना एंटर किया, 753, तो मैं लिखने ही जा रहा था कि मेरी रॉन्ग एंट्री क्या है, कस्टमर टू सेल्स 753 753। अच्छा एक सेकेंड ना, एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर, कहां लिखा है कस्टमर के अकाउंट में 573 डाला है हमने? हाँ, कैसे पता चल रहा है तुमको? जब पास्ट गलत है तो अमाउंट सब जगह गलत होएगा, अनलेस कैटेगोरिकली बोला होता। समझ रहा है ईशान? अगर यहाँ पे ऐसा पास्ट में मिस्टेक है तो आइडियली देख, अगर सिर्फ मैं तुमको, चलो एक और चीज समझाता हूँ, प्लीज एक बार सब लोग स्क्रीन की तरफ देखो। जब मैं डिस्कस करता हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप स्क्रीन की तरफ देखो। समझो अगर सम यहीं तक होता, जितना मैंने बॉक्स में डाला, ठीक है, तो मैं एंट्री क्या पास करता, कस्टमर 753 टू सेल 753। बताओ यही करता कि नहीं करता मैं? ईशान तो गायब ही हो गया डाउट पूछ के, है ना? अब एक स्टेप आगे जाके सब में क्या बोला है, एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर, कहीं पे भी लिखा है उसमें सही अमाउंट डाला है नहीं, तो तूने एंट्री गलत अमाउंट से पास करी। फिर एक और मिस्टेक क्या करी, जब तू ये पोस्टिंग करने गया तो यहां पे तूने क्रेडिट कर दिया 753, सस्पेंस में डेबिट हो गया 1506, रिवर्स करेंगे सेल्स 753, कस्टमर 753 टू सस्पेंस 1506। आई होप सबको समझा है। कोई डाउट है गाइस इसमें? बेटा आपको कुछ डाउट है? क्यों, यहाँ पे पास्ट ही लिखा है ना बेटा, पास्ट है 753, मतलब आपने अमाउंट पूरा गड़बड़ी कर दिया ना, एंट्री में ही मिस्टेक हो गई तो सब जगह ही अमाउंट गलत जाएगा ना। अपन स्टार्टिंग में भी तो करते थे, ट्रांजैक्शन ऑफ ₹1000 रिकॉर्डेड एज 100, तो उसमें तो सब जगह ही गलत चले जाएगा ना, समझी? तो अब इसको कैंसिल आउट में तो क्या कैंसिल हो रहा है, सेल्स ही कैंसिल होएगा, यहां से हट जाएगा, यहां पे कितना आएगा 1। तो माय रेक्टिफिकेशन एंट्री इज सेल्स 180, कस्टमर दोनों ऐड हो जाएगा 1326 टू सस्पेंस 1506, सेल्स के बदले क्या आ जाएगा बच्चों? लेटेस्ट एक काम करते हैं, इसमें इतना डाउट है तो अपन एक बार चेक भी कर लेते हैं। P&L adjustment 180, like I said, customers 1326 to suspense 1506। सबको समझा? कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसमें क्या हो गया ना, वापस से बोल रहा हूं, दो चीजें कंबाइन हो गई, एक तो पास्ट वाला भी एरर था और पास्ट के अगले स्टेज पे साले को पोस्टिंग में भी एरर था, वही तो एकदम अनपढ़ आदमी हायर किया यहाँ पे। नेक्स्ट, a return to a creditor 510 was entered in the returns inward book। return to a creditor मतलब मेरा परचेज रिटर्न है, क्रेडिटर मतलब सप्लायर ना, तो उससे माल खरीदा होगा, तो परचेज रिटर्न है, गलती से सेल्स रिटर्न बुक में डाल दिया, बट क्रेडिटर के अकाउंट में करेक्टली पोस्ट किया है। टैलेंट तुम्हारी तो कुछ औकात ही नहीं है इनके सामने, तुम क्या हो, ये है टैलेंट। वो वीडियो आता है ना, आज हम बता रहे दुनिया को कौन है हम, वो एक इंडिया के लिए बहुत अग्रेसिव बंदा हो जाता है। चलो पहले तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, परचेज रिटर्न है, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए,
क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न 510 510, प्लीज बताओ इससे सब अग्री करते हो? अगर सिर्फ सम यहां तक होता ना भैया, सिर्फ यहां तक, तो एंट्री क्या होती? सेल्स रिटर्न टू क्रेडिटर्स। मानते हैं ये बात? अरे हाँ या ना? बट हमने बोला नहीं, हाउएवर द क्रेडिटर्स अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड। ये देखो एंटर्ड वाला तो ठीक है, उसके वजह से ये होने वाला था, बट क्योंकि क्रेडिटर्स में सही कर दिया तो सेल्स रिटर्न डेबिट करके क्रेडिटर्स भी डेबिट कर दिया 510 510, और सस्पेंस हो गया 1020 रुपए का। प्लीज बताइए सबको समझा? एरर पे एरर, हाँ या ना? जैसे आप लोग अभी तक 4 महीने नहीं पढ़े एरर, अब नहीं पढ़ेंगे एरर पे एरर, हाँ या ना? समझ रहे हैं? प्लीज बताइए ये वाला एंट्री सबको समझा है? इसको रिवर्स करते गए, सस्पेंस 1020 भी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, टू सेल्स रिटर्न 510, टू क्रेडिटर्स 510। एक बार ये इंपॉर्टेंट वाली चीज देख लीजिए प्लीज सब लोग। पहले तू लिख ले, सबको रोक के रखता हूं फिर मैं करवाता हूं। क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कैंसिल हो जाएगा, यहां सस्पेंस 1020 टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न 510 510 है, इन दोनों के बदले क्या आ जाएगा? तो एक ही एंट्री हो जाएगी इकट्ठा 1020 रुपए की। ये बात समझी सबको? तो आपको तो सीधा सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट लिखना है 1020 रुपए। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए लिख लीजिए। तुमने तो सबने लिखा ही हुआ है, सॉरी। आगे चलते हैं। फोर्थ, कैश रिसीव फ्रॉम सी दास 620 was posted to the debit of जी दास। पहले तो करेक्ट एंट्री सोच लो। तुम कई बच्चों पे तो मेरे को यही भरोसा नहीं एग्जाम में करेक्ट एंट्री भी सोच पाएंगे। चलो, ऐसा डर लगता है मेरे को कि कई बार ध्यान से पढ़ेंगे ही नहीं। प्लीज 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 थोड़ा ध्यान से पढ़ना। आता है, बस थोड़ा मेहनत की जरूरत है। कैश टू सीदास 620, क्या लिखा है? वॉज पोस्टेड टू द डेबिट, मतलब डेबिटेड हो गया। कैटेगरी 2A, कुछ बोला नहीं है तो कैश तो सही है, और किसमें डेबिट कर दिया गलती से? जी दास 620, तो क्रेडिट में क्या हो गया? सस्पेंस 1240, सस्पेंस 1240 टू कैश टू जी दास, कैश कैश कैंसिल, सस्पेंस 1240 टू सीदास 620 टू जीदास 620। दास दास कॉमन लेके सी प्लस जी करके ऐसा कुछ मत कर देना, ठीक है? मैथ्स नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे सब फालतूगिरी मत करना है यहाँ पे, ठीक है? चलो, फिफ्थ, आगे चलते हैं। Goods worth 840 were dispatched to a customer before the close of the year, but no invoice was made out. तो मेरे हिसाब से तो कस्टमर टू सेल्स 840 यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा कस्टमर टू पीएनएल एडजस्टमेंट 840। प्लीज बताइए सबको समझ रहा है? Goods worth 1000 were sent on sale or return basis. सेल और रिटर्न बेसिस का अर्थ क्या होता है? सेल और रिटर्न बेसिस मतलब मैंने तुझे माल भेजा, देखो बिके तो तू पैसे देना, नहीं तो तू मुझे रिटर्न दे देना। सेल और रिटर्न, 3 महीने का टाइम देता हूं, तेरा माल बिक जाए तो तू मुझे पैसे देना, वरना तू माल मुझे वापस दे देना। हाँ, बहुत होता है, क्यों नहीं होता है? बिजनेस कैसे नहीं, उल्टा इससे ही तो ग्रोथ आता है। मैं फिर से एक बार तेरा आंसर भी करता हूँ यार। ये रणवीर मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा यार, तेरा इंटरनेट इतना अगर घर पे वीक है ना, तो प्लीज फिर क्लास आ जाया करो। मैं 4 से 6 बार देख चुका हूँ तू एग्जिट एंट्री हो रहा है, तेरे को आधे कॉन्सेप्ट्स ही नहीं समझ रहेंगे। ऑनेस्टली इट इज पैथेटिक। अगर किसी के भी घर पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है ना स्ट्रॉन्ग, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं ना रिपीट नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ एक बार अभी तेरे लिए रिपीट कर रहा हूँ, बट ये सभी स्टूडेंट्स को बोलो जिसको भी अगर इंटरनेट कनेक्शन का इशू है, प्लीज ऑफलाइन ही आइए। मैं वही तो बोलूँ ना, थर्ड टाइम वो इससे अच्छा तो यहाँ पे आ जाता। चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ,
सेल और रिटर्न का क्या मतलब होता है? हम किसी को माल भेजते हैं और बोलते हैं कि अगर माल बिकेगा तेरे लिए आगे तो तू मेरे को पैसे दे देना, वरना तू मुझे माल रिटर्न कर देना। एक फिक्स टाइम देते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कि 3 महीने के अंदर बिका तो ठीक, तू पैसे भेजना, वरना तू माल वापस भेज देना। अभी किसी का सवाल था ऐसे धंधा कैसे चलेगा? तो समझो मैं एक मुंबई में बिजनेसमैन हूँ, मुंबई में मेरे प्रोडक्ट की सेल्स बहुत अच्छी हो रही है। अभी नमन समझो पुणे रहता है, नमन मेरा अच्छा दोस्त है, मतलब मैं जानता हूँ प्रोफेशनली नमन को, नमन भी सिमिलर बिजनेस में। मैंने क्या सोचा, अभी मेरे को पुणे में एक्सपैंड करना है, तो मैं नमन को क्या बोलता हूँ, ये 5 लाख रुपए का माल मैं तुझे भेज रहा हूँ, बेचेगा तो ठीक, वरना तू मुझे माल वापस दे देना। तो इससे क्या है, पुणे टेरिटरी खुल रही है ना यार मेरे लिए। तेरे को बिका तो तू आगे भी ऑर्डर करेगा, नहीं बिका तो तू सामान वापस दे देगा। 3 महीने के लिए मेरा 5 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल ही ब्लॉक हुआ ना, और क्या गया, जान थोड़ी ना गई मेरी। समझ रहा है? दैट इज हाउ यू ट्राई टू एक्सपैंड। हुआ तो ठीक, और ये पहले भी बताया हुआ है, बट ठीक है। यस, चलिए क्या था वो देख लेते हैं। गुड्स वर्थ 1000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न। इनफैक्ट इसका पूरा अकाउंटिंग हमने किया हुआ है। सेल और रिटर्न बेसिस पे जब भेजते हैं, पहले सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, और फिर उसके बाद ईयर एंड तक अगर माल, ये नहीं किया हुआ है हमने, नहीं किया है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, सेल और रिटर्न में ना अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो देख लो। इधर देख लीजिए सब लोग, सेल और रिटर्न फाइनल अकाउंट्स में आएगा ये एडजस्टमेंट में। अकाउंटिंग कैसे होता है, देखो, अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर ही माल भेजा और फिर ड्यूरिंग द ईयर ही रिटर्न आ गया तो कोई ज्यादा टेंशन होती नहीं है, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, नॉर्मल सिनारियो पहले मैं लेता हूँ। नॉर्मल सिनारियो में क्या हुआ, मैंने 100 रुपए का माल भेजा, लेट से मैंने भेजा 25 नवंबर को, तो मैंने लिखा पार्टी टू सेल्स 100 रुपया 100 रुपया, ठीक है। 25 नवंबर से मैंने उसको दिए थे 3 महीने, 3 महीने खत्म हुए 25 फरवरी को। कब खत्म हुए, समझो 25 फरवरी को क्या, 25 फरवरी को उसने मेरे को बोला 100 रुपए में से 80 रुपए का माल मैं रख रहा हूं, 20 रुपए का माल मैं वापस दे रहा हूं। तो मैं एंट्री पास करूंगा, सेल्स टू पार्टी, 20 रुपया 20 रुपया। सेल्स या सेल्स रिटर्न लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा। इसमें सेल्स भी अलाउड होता है, ठीक है। पहले ये बताओ, ये समझा सबको? तो मैंने क्या किया, जब भेजा तब पूरा सेल रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसमें अगर वो जब भी कंफर्म करता है कि 80 रुपए का माल मैं रख रहा हूँ 3 महीने के फेज में, उससे फर्क पड़ता, जितना वो रिटर्न देगा उसकी एंड में मैं रिटर्न की एंट्री पास कर लूंगा। बताओ, ये वाला समझा सबको? हाँ, ये है नॉर्मल सिनारियो। अभी व्हेन देर इज ईयर एंड इन मिडिल, मतलब आपके ट्रांजैक्शन के 3 महीने के पीरियड के बीच में क्या आ जाता है, ईयर एंड आ जाता है। क्या आ जाता है, ईयर एंड। तो कैसे करने का, सिंपल समझो, मैंने 1 मार्च को भेजा, समझो 1000 रुपए के गुड्स भेजे, ठीक है, ऊपर भी सब में 1000 कर देते हैं, आया ना। ये क्या है, अनसोल्ड गुड्स रिटर्न्ड। ये बात समझी सबको? 1000 रुपए के गुड्स जब मैं 1 मार्च को भेजूंगा, तब मैं एंट्री क्या पास करूंगा, पार्टी टू सेल्स 1000 और लेट्स से इन गुड्स की कॉस्ट है 700, सेलिंग प्राइस है 1000। प्लीज बताइए, ये बात भी समझिए सबको। ऊपर वाले पार्ट में कॉस्ट से फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ईयर एंड पे इन्वेंट्री काउंट होने तक वो गुड्स मेरे पास वापस आ जाएंगे। जो 200 रुपए के गुड्स वापस आए वो ऑलरेडी मेरे गोडाउन में आ गए, तो मुझे कॉस्ट वॉस्ट का ध्यान नहीं रखना था। यहाँ पे मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे वो मैं बताता हूँ। 1 मार्च को पार्टी टू सेल्स हुआ 1000 रुपया, 31 मार्च आ गया, पीरियड कब खत्म होने वाला है, लेट से 30 अप्रैल को खत्म होने वाला है। लेट से कब खत्म होने वाला है, अभी 30 अप्रैल से पहले बीच में क्या आ गया, 31 मार्च क्या आ गया। तो मैंने उस बंदे को कॉल किया, वो बोलता है अभी तक 300 रुपए का या लेट से 100 रुपए का माल बिका है। कितने रुपए का माल बिका है, 100। लेट से सोल्ड टिल 31 मार्च
इज इक्वल टू हाउ मच 100। तो हम क्या करेंगे, 31 मार्च को हम एक रिवर्सल की एंट्री पास करेंगे, सेल्स टू फॉर हाउ मच, 1000 रुपए का सेल बुक किया था, माल कितना बिका 100, तो 900 रुपए का माल वापस आ गया कि नहीं आ गया, बताओ ये बात समझी सबको, पक्का। अब ये जो 900 रुपए का माल है ये किसका है, हमारा, बट पड़ा किसके पास है, सामने वाले के पास। तो 31 मार्च को हमें इसको अपने स्टॉक में भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो आप नॉर्मल गोडाउन के क्लोजिंग स्टॉक के लिए तो ये एंट्री पास ही कर रहे हो ना, ये एंट्री एक और बार पास करने का फॉर स्टॉक लाइन विद समवन एल्स, समझे। इसको क्लोजिंग स्टॉक के बदले स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न भी बोल सकते हो, समझे कि नहीं समझे, अरे हाँ है ना, नहीं समझ रहा क्या, समझ रहे हो। ईयर एंड पे हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, गोडाउन में जाते हैं, सब काउंटिंग करते हैं, उसकी एंट्री पास करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। अभी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग कैसे आया वो मत पूछना, मैं फाइनल अकाउंट्स में गला फाड़ फाड़ के 10 बार समझा चुका हूं। अब ये चीज आनी चाहिए, देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 12th बार बार रिपीट नहीं हो पाएगा। आई होप सब 12th पढ़ रहे, फाइनल अकाउंट्स का तो टेस्ट भी हो गया, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग 11वीं में भी था, लॉजिक समझा है सबको इसका। बट अभी क्या है, ये एंट्री सेलिंग प्राइस पे थी, ये एंट्री सेलिंग प्राइस पे थी, बट ये किस पे होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे, हाँ है ना। इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं कि नहीं करते हैं, अरे हाँ या ना। तो अब इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, सिंपल है, 1000 रुपए का जो माल था उसकी कॉस्ट कितनी थी 700, तो 900 की कॉस्ट कितनी 630 रुपए आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 630। प्लीज बताइए सबको समझा, तो हम यहाँ पे ये एंट्री 630 रुपए के लिए पास कर देंगे, हाँ या ना। तो हमने क्या किया, 31 मार्च तक जितना कंफर्मेशन आया था उसको तो रिवर्स नहीं किया, बट जिसका कंफर्मेशन नहीं आया था उसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स। बताओ ये सेंसेबल लगा सबको, है ना। अब नेक्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, फॉर गुड्स सोल्ड या कंफर्म्ड, जो माल वो बोलेगा वो रख रहा है, उसकी मैं क्या एंट्री पास करूंगा, पार्टी टू सेल्स। और फिर अगर कुछ गुड्स उतने रिटर्न किए, फॉर गुड्स रिटर्न्ड देयर विल बी नो एंट्री। क्यों मेरे को वापस से सेल्स की एंट्री पास करनी पड़ रही है, क्योंकि मैंने जितना भी बचा हुआ माल था उसको तो ईयर एंड में रिवर्सल कर दिया था कि नहीं कर दिया था सेल्स का, अरे हाँ या ना। क्योंकि मैंने ईयर एंड पे रिवर्स कर दिया, तो अब अगर कुछ सेल हो रहा है तो उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, और नहीं हो रहा है तो उसको हम पड़े रहने देंगे, कोई डाउट इसमें, इजी लगा सबको। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, सेल और रिटर्न नॉर्मल सिनारियो, नॉर्मल सिनारियो मतलब क्या, ट्रांजैक्शन पूरा एक ही फाइनेंशियल ईयर में खत्म हो गया, पूरा ट्रांजैक्शन, हमने 1000 रुपए के गुड्स भेजे पार्टी टू सेल्स, 3 महीने बाद उसने बोला मैं 800 के रख रहा हूँ 200 के वापस दे रहा हूँ, तो 200 की एंट्री आ जाएगी सेल्स टू पार्टी, हाँ या ना। इधर क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग पास करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये 25 फरवरी को आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग में करता हूँ 31 मार्च को, तो 31 मार्च की काउंटिंग में ये ऑलरेडी मेरे गोडाउन में आ गए, तो मुझे अलग से इनको इंक्लूड करने की जरूरत, अलग से कौन सा स्टॉक इंक्लूड करना होता है जो हमारे पास गोडाउन में नहीं है, तो वो काउंटिंग से मिस हो जाता है, हाँ या ना। एम आई मेकिंग सेंस, ये तो 25 फरवरी को ही आ गया ना, तो 31 मार्च की काउंटिंग में दिस विल गेट ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड, हाँ या ना। चलते हैं आगे, अगर मिडिल में एक ईयर एंड आ जाता है तो क्या होएगा, पहले 1 मार्च को आपने बेचे तब आप क्या पास करोगे, पहले पार्टी टू सेल्स पूरे 1000 रुपए के लिए, 31 मार्च तक अगर उसका देखो पूरे 1000 के लिए कंफर्मेशन आ जाता था तो स्टोरी खत्म हो जाती थी, बट उसने क्या बोला, मेरा अभी तक कितना बिका है 100, तो हमने 31 मार्च को क्या बोला, 1000 में से 100 बिक गया है, 900 अभी तक बिका, वो 900 को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। 31 मार्च को अभी जो 900 को रिवर्स किया वो 900 किसका स्टॉक हो गया, बोलो, हमारा, बट पड़ा किसके पास है, तो हमने उसकी एंट्री पास की क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, क्योंकि जब मैंने गोडाउन में जाके 1 2 3 करके काउंटिंग करी तो ये स्टॉक आया,
नहीं, तो इसकी एंट्री किस पे पास करी? सेल्स पे, कॉस्ट पे। अरे यार क्या है यार, फालतू सवाल पूछते हो। सेल्स रिटर्न लिख दो यार, जो लिखना है लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं बोल रहा हूं तो यार, हम सेल्स रिटर्न क्यों नहीं लिख रहे? लिख ले, लिख ले, हर जगह लिख ले। पहले भी समझाया प्रथम, आई डोंट लाइक दिस यार व्हेन यू गाइस डोंट पे अटेंशन। मैंने अभी बोला था कि नहीं बोला था? सेल्स लिखो, सेल्स रिटर्न लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक्चुअल सेल्स थी ही नहीं जब तक कंफर्म नहीं हुई थी यार। एसेंस ही भूल जाते कि सीखना क्या है। फालतू चीजें सीखने पे फोकस रहता है, ये मैंने हमेशा देखा है। प्रेजेंटेशन तो तब करोगे ना जब कुछ जर्नल एंट्री आएगी। ये वाला ध्यान देना। ये फिर लास्ट एंट्री हमने पास करी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बदले ज्यादा एप्ट वर्ड क्या होगा? स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न टू ट्रेडिंग अकाउंट 630 दिस वुड बी एट कॉस्ट प्राइस। अब मैंने क्या किया, जितनी सेल हुई थी उतनी है, बाकी रिवर्स कर दी कि नहीं कर दी? अब अगले साल में अगर कुछ माल बिकता है तो मैं पार्टी टू सेल्स पास करूंगा। अगर सारा माल रिटर्न आ जाता है तो उस पर कोई एंट्री पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्लीज बताइए सबको समझा है? लिख लीजिए ना नोटबुक में, ये इंपॉर्टेंट है। ये सम के लिए जो जगह है उसके थोड़ा सा बाद लिख लीजिए। और एक पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने की जगह रखिएगा छोटा सा। ये सम में भी, सॉल्यूशन में भी देख लेते हैं। पीएनएल एडजस्टमेंट तो बनाया ही होगा, बनाया नहीं है बट अपन बना देंगे क्योंकि अपने को वो एंट्री चाहिए ना। हाँ ठीक है, अपन बना देंगे। गाइस जब भी पीएनएल एडजस्टमेंट का सम हो, मैं रेकमेंड करूंगा अकाउंट बना देना, तो टू कैपिटल बाय कैपिटल की एंट्री आपको इजी हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए, यस यस, एवरीथिंग इज स्टिल ऑन रणवीर। जैसे थोड़ा सा बारिश है, बहुत ज्यादा चल रहा है अभी। अभी जैसे मैं गया भी था ना दोस्तों के साथ, ऑफिस वालों के साथ, जो अलीबाग, तो उसमें ऐसा था, जो बंगलो हमने बुक किया था, मैं उसका थोड़ा अप्रोच रोड खराब था, तो वो बारिश में पूरा हालत ही खराब हो गया था। बट हाँ एक है, जो कॉस्टिंग अपन सोच रहे थे उससे काफी ज्यादा जाएगा। मैंने नमन को एक विला का वीडियो भी भेजा था जहाँ पे हम गए थे। विला तो बहुत अमेजिंग था। 6 BHK विला था, उसमें पूल भी था, ऊपर पूल पूल टेबल भी था, ऐसे सब गेम्स, मतलब कैरम वैरम भी था। और ऐसे मतलब पार्टी वार्टी करना हो तो जगह सॉलिड था। तो अपन प्लान करके वो जा सकते हैं। उधर सामने व्यूज भी बहुत अच्छे थे। बट उधर का कुछ ऐसा बैठ रहा था, कुछ 2200 पर हेड जितना। बट वो एक, अपन क्या करते हैं, एक पोल कर लेते हैं। 6 तक मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड हूँ, उसके बाद वीकडे में देख के। हाँ, कब एग्जाम्स? 12, 13, 14? एक सेकेंड ना, मैं ये सोच रहा हूँ अगर मेरा 6th को ऐसा है, इमीडिएट 7th को निकल जाए तो? 7th को एग्जाम है? ए, अच्छा 1st to 8th है। छुट्टी के दिन जो प्राइज होएगा। हाँ, 15, 16, 17 में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है पर्सनली। हाँ, मैं वो बोल रहा हूँ, वही अपने को तो एक दिन टाइम पास करना है, अपने को उसके लिए डबल प्राइस पे करने का सेंस नहीं बनेगा। मतलब वो, या तो फिर ऐसा कर लो 18th को चलते हैं, 18 अगस्त बोलो। हाँ, 17th को भी निकलेंगे तो इतना बुरा नहीं बैठेगा। क्या? नहीं, संडे कम हो जाता है। बट संडे एक प्रॉब्लम ये होती है ना, सैटरडे को जो लोग जाते हैं ना, वो साले चेकआउट में संडे हमेशा डिले कर देते हैं। हाँ, 8 में, बट मैं प्रेफर करूंगा 18th मंडे चलते हैं, और 19th ट्यूसडे फर्स्ट हाफ में रिटर्न। क्या बोलते हो? बट कॉस्ट आई थिंक विल गो अराउंड 2500 to 2600, मतलब 2200 तो उधर का ही हो जाएगा, प्लस जो ट्रैवल का होएगा। ट्रैवल का अपने को बस का कैसे होएगा? हाँ हाँ हाँ, 2200 में तो लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब हो जाएगा। आई थिंक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उधर का क्या फाइनल था। उससे मैं तेरी भी बात करवा दूंगा ओनर से। फिर अगर 18 तारीख का बुक करना रहेगा तो करेंगे। अगर 18 तारीख को जाते हैं, यहाँ पे जो क्लास में 7 लोग हैं उसमें से कितने लोग ओके रहेंगे?
क्यों? रात को आ जाएगा ना? हाँ चलना पड़ेगा, मैं तेरे डैड से बात कर लूंगा। हाथ उठा दे। कितने? तो उधर अरेंज करवा देंगे जो तेरे को चाहिए। तो ठीक है, तेरा पैसा कम लगा देंगे। हाँ ठीक है। ठीक है। कितने लोग ऑनलाइन वाले एक बार थम्स अप करें, कितने लोग इस प्लान में ओके रहेंगे 18th को चलने वाले में? 5 6, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी है ना, अगर लोग कम रहेंगे तो अपनी कॉस्ट फिर से बढ़ जाएगी। हाँ उधर का 40,000 था। हाँ 35 40 था, चलना वो तो थोड़ा बहुत। हाँ हाँ ऑब्वियसली रणवीर, मैं तो एक एक प्लान ना मेरे माइंड में ये भी आ रहा था कि देखो अपने को तो एक दिन पार्टी करना है, मतलब। क्या बोली? बोल। पहले तू बोल। नहीं पहले तू बोल। अब मैं चाहता हूं मैं। ना ना ना, ट्रिप कैंसिल नहीं। नहीं नहीं, रात को तो रुकना ही है। द एसेंस वॉज, वरना लेट नाइट वैसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बट अभी बता दे रहा हूँ, अगर किसी ने भी ऐसा कुछ कांड किया उधर, रणवीर तू तो मेरे साथ मेरे रूम में रुकेगा। रणवीर धर्मवीर दोनों को रूम में बंद रखना पड़ेगा अपने को। प्रथम का ऐसे ट्रिप पे रिस्क नहीं। क्या? चले चलो पहले एक काम करते हैं, सम खत्म करते हैं, ब्रेक में बात करते हैं। चलो गाइस, एक लास्ट, सॉरी हाँ मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया, बट मेरा भी बहुत लास्ट वाला एंट्री क्यों होगा एक बार वापस समझाओ। ये कौन से वाला लास्ट एंट्री बोल रहा है तू? नो एंट्री ना, देख क्योंकि पिछले साल में मैंने जितना भी माल था वो वापस लेके उसकी एंट्री पास कर दी। अब अगले साल में वो रिटर्न करता है तो फिर से क्यों एंट्री होगा? रिटर्न तो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो हमें अगले साल में सिर्फ जो सेल होगा वो रिकॉर्ड करना है, कुछ रिटर्न रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है, समझा? चलिए गाइस एक सेकेंड ना, अपन 9th सम कर रहे थे ना, प्लीज 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 शांत हो जाइए। अपने पास इसमें कितने समय? 10th है, 11th है, 12th। अरे यही चैप्टर आज नहीं होएगा। Goods worth 1,000 were sent on sale or return basis to a customer and entered in the sales book. At the close of the year, the customer still had the option to return the goods. Same scenario. The sales price was 25% above cost. तो ये जो 1,000 रुपए है ये 25% above cost है। तो पहले तो गाइस दो चीजें, एक तो मैं रिटर्न की एंट्री पास करूंगा, एंट्री हो जाएगी सेल्स टू कस्टमर्स, करेक्ट? 1,000 डू यू गाइस अग्री? और फिर एक क्या होएगी, और ये स्टॉक टू ट्रेडिंग, करेक्ट? ये होएगा 800 पे। 800 कैसे हुआ? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट गिव्स अ सेलिंग प्राइस, हाँ या ना? क्या बोला? इट इज 25% अबव कॉस्ट, तो कॉस्ट 100 रुपए है, तो ये 25 ऐड करके 125 है कि नहीं है? और 1,000 रुपए का सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पे 800 की कॉस्ट आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा ये दो एंट्रीज हैं। अभी इसका जो पहली वाली एंट्री है उसके बदले क्या हो जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट टू कस्टमर। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा समय, 9th। हाँ पीएनएल एडजस्टमेंट टू कस्टमर, और हमारा स्टॉक टू ट्रेडिंग। अच्छा हाँ एक सेकेंड ना, प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। सेल्स के बदले मैं पीएनएल एडजस्टमेंट लिखूंगा, टू कस्टमर है 1,000, वो क्लियर है? अच्छा यहां पे जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग भी तो क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, क्या है? तो उसके बदले भी क्या आएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट। तो ये 1,000 और ये 800 नेट होके पीएनएल एडजस्टमेंट में कितना आ जाएगा? 200। सबको समझा गाइस? पीएनएल एडजस्टमेंट में सेल्स का 1,000 और ट्रेडिंग क्रेडिट का 800 नेट होके कितना आ गया? 200। और ये जो था स्टॉक, ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, इस साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक, उसमें आ जाएगा 800। प्लीज बताइए सबको समझा?
दो एंट्री में किया तो ठीक है, बट ट्रेडिंग के बदले भी पीएनएल एडजस्टमेंट है, ट्रेडिंग के बदले भी पीएनएल एडजस्टमेंट लिखा है ना। अगर आपने दो सेपरेट में भी किया है बट ट्रेडिंग के बदले आपने पीएनएल एडजस्टमेंट लिखा है तो इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि फाइनल आंसर फिर आपका क्या आ जाएगा, सेम। प्लीज बताइए सबको समझा है? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था सबको, आई होप आप समझ गया होगा एटलीस्ट, है ना। यहाँ दो एंट्री वाला भी मैंने कंफर्म किया, चलेगा बट उसमें पीएनएल एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा। कौन सा वाला लास्ट एंट्री? ये वाला स्टॉक कौन से वाला यार, मतलब ठीक है, 1,000 रुपए के गुड्स भेजे थे हमने सेल और रिटर्न में, जिसका पीरियड 31 मार्च तक खत्म नहीं हुआ था। तो हमने क्या किया, क्योंकि वो सेल्स का पीरियड सामने वाला अभी भी रिटर्न कर सकता है, तो वो हमारा सेल नहीं है, तो हमने रिवर्स कर दिया सेल्स टू कस्टमर। इनकम कम करने के लिए डेबिट, कस्टमर का असेट कम करने के लिए क्रेडिट। वो जो गुड्स हैं वो मेरे गुड्स हैं, दे आर लाइंग विद समवन एल्स, तो मेरी स्टॉक काउंटिंग में नहीं आए। जो अभी पूरा कंसेप्ट समझा है ये पूरा वही है, तो उसको इंक्लूड करने के लिए स्टॉक टू ट्रेडिंग, बट स्टॉक क्या वैल्यू पे जाएगा, कॉस्ट पे जाएगा। तो उसके लिए हमने वर्किंग नोट करके उस 1,000 रुपए की गुड्स की कॉस्ट उठी, 800 रुपए उनकी कॉस्ट आई, तो उस पर एंट्री पास कर दिया और दोनों का नेट जाके मैंने एक रेक्टिफिकेशन एंट्री बना लिया। चलिए आगे चलेंगे। 8:46 हुआ है, लेट अस टेक अ ब्रेक टिल शार्प 9 एंड उसके बाद 3 सम है, थोड़ा सा भगाएंगे। एक या दो सम क्लास में लिखेंगे, एक मैं आपको ये 10th वाला तो क्या है सिमिलर टाइप का मैं डिस्कस करके दे दूंगा आप लोग करने को, ठीक है ना। मेरा मन है आज अपन ये टॉपिक तो खत्म कर ले एटलीस्ट, ठीक है। थोड़ा 9 to 10 इंटेंस करेंगे। मैं कैसे लेके गया था उसको जबरदस्ती में, मैं जानता हूँ। अभी ऐसा क्या है फिर, क्या मेरे को ना ऐसा लगता है घूमने में मेरे को बहुत पकता है, मतलब मेरे को कहीं जाने का ऐसा शौक नहीं रहता। मेरे को तो ऐसा लगता है मुंबई में ही रहूं मैं हमेशा लाइफ टाइम। मेरे को घूमने का जीरो शौक है। मेरे को ऐसा लगता है मेरे को, हाँ मेरे को लग्जरी जगहों का शौक है, जैसे कि जाना है तो किसी 5 स्टार होटल में जाओ रुको वैसा सब। नहीं जानता, आई डोंट थिंक सो। बाय। चलो गाइस 10th वाला डिस्कस करते हैं। रणवीर एक बार आज मेरे को कॉल करना ना, ये क्लास खत्म होएगा ना, फिर एक बार मेरे को तू 10:30 के आसपास कॉल कर, 10:30 या 10:20, मैं कैब में बैठ जाऊंगा ना एक बार ऑफिस के लिए निकलने के लिए, फिर अपन बात करते हैं, थोड़ा प्लानिंग कर लेते हैं। अरे एम्बी वैली बहुत दूर हो जाएगा भाई, कुछ भी ऐसा जो 2-2.5 घंटे से ज्यादा का ट्रैवल है ना वो मत सोचो। करजत तो 3-4 घंटे लग जाएंगे ना। ट्रैक करने जाना है, आई एम आउट। आई विल नॉट रिस्क माई लाइफ फॉर यू गाइज, यू कैन गो, आई विल नॉट कम, ठीक है। ट्रैक के लिए आई एम आउट। ट्रैक वर्ड भी सुना, 4 सीढ़ी भी चढ़ना रहा, रिस्की जगह पे मैं नहीं आ रहा, ठीक है। दैट इज हाउ आई एम से। बट एक ये आदित्य ने एक अच्छा प्लान बोला है संजय गांधी नेशनल पार्क का, बट संजय गांधी नेशनल पार्क में
मैं अभी एक बार संजय गांधी नेशनल पार्क रिसेंटली गया था मेरे वाइफ के साथ, और एक मेरा कजन और उसकी वाइफ थी, तो आदित्य का कॉलेज का ट्रिप वहां पे आया हुआ था, वो मिला था मेरे को वहां पे। अच्छी जगह है बारिश में जाने के लिए। नहीं चलो मत ना, वो बस करके चले जाओ, 50 रुपए में ऊपर लेके जाता है, 50 रुपए में नीचे, मतलब चलो। 10th वाला गाइस, जल्दी से अभी सम पे फोकस करते हैं। ये वाला सेम है, सिमिलर टाइप का सम है, तो मैं करा रहा हूँ। स्क्रीन की तरफ देखिए। Messrs. Applied Laboratories were unable to agree their trial balance on 31st March and have raised a suspense account for the difference. Next year, the following errors were discovered. Repairs made during the year were wrongly debited to the building account 12,500. Wrong, reverse, correct and rectification. Repairs हुए थे, गलती से किस में डेबिट कर दिया है? रिपेयर्स की करेक्ट एंट्री क्या होगी? रिपेयर्स टू, है ना? हमने क्या कर दी बच्चों? बिल्डिंग टू कैश, डेबिटेड वर्ड दिया है, कैश बुक का ट्रांजैक्शन है, कैश तो ही गया होगा, फिर यहां पे आ जाएगा कैश टू कैश, कैश। रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स टू बिल्डिंग के बदले पीएनएल एडजस्टमेंट टू, डू वी अग्री हियर? अमाउंट इज 12,500। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। The addition of the freight column in the purchase journal was short by 1,500. फ्रेट कॉलम मतलब फ्रेट तो खर्चा है अपना, उसमें टोटल में 1,500 रुपए कम लिए, तो खर्चे में 1,500 कम जाएगा, है ना? फ्रेट कॉलम टोटल्ड शॉर्ट, तो दैट इज फ्रेट अकाउंट डेबिटेड शॉर्ट। तो देयरफॉर डेबिट फ्रेट अकाउंट, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? फ्रेट अकाउंट डेबिट। सॉरी, मैं देख रहा था ध्यान है कि नहीं, तुम ध्यान है ना तुम्हारा? पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, कितना है अमाउंट? 1,500। पूरा जर्नल एंड पूरा बुक इसमें ना सर, नहीं। Third, goods to the value of 1050 returned by a customer Rani and Company had been posted to the debit of Rani and Company and also to sales return. देखो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? सेल्स रिटर्न टू रानी, है या ना? हमने क्या कर दिया? सेल्स रिटर्न के डेबिट में तो करा ही, रानी को भी डेबिट कर दिया, तो हमने कर दिया सेल्स रिटर्न 1050, रानी 1050 टू सस्पेंस 2100, है ना? सस्पेंस 2100 टू सेल्स रिटर्न 1050 टू रानी 1050. डू वी अग्री हियर? अरे है ना? सेल्स रिटर्न में फिर क्या कैंसिल होएगा? सेल्स रिटर्न कैंसिल, सस्पेंस 2100 टू रानी 2100. अच्छा, वो बोल रहा है परचेज जर्नल एंड परचेज बुक इज सेम. यस इट इज सेम. तूने पहले सेम नहीं एम लिखा था. चलो आगे चलते हैं. Sundry items of furniture sold for 30,000 had been entered in the sales book, the total of which was posted to the sales account. Actually क्या बेचा है? फर्नीचर, बट डाल दिया सेल्स बुक में और पोस्ट भी कर दिया सेल्स अकाउंट में. ठीक है, तो वो तो कुछ गलत नहीं है. करेक्ट एंट्री होना चाहिए था कस्टमर टू फर्नीचर. गाइस कोई बोलेगा आपको कैसे पता क्रेडिट सेल है? देखो सेल्स बुक में डाला है तो ट्रांजैक्शन तो क्रेडिट होगा, और यहाँ पे कस्टमर नहीं एक्चुअली पार्टी लिखना चाहिए. मैं पार्टी लिख देता हूं, है ना, क्योंकि वो कस्टमर नहीं है मेरा यार, फर्नीचर जिसको बेच रहे अपन. फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया? पार्टी टू सेल्स, सेल्स टू पार्टी, पार्टी पार्टी. सेल्स के बदले क्या लिखा जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट टू फर्नीचर 30K. अभी इसमें ना जैसे ही कोई फिक्स्ड एसेट देखते हो ना, एक चीज याद रखना, डेप्रिसिएशन का क्या इम्पैक्ट है वो भी चेक करना पड़ेगा. ठीक है, लेट अस चेक. कुछ सब में डेप्रिसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है क्या? नहीं,
कुछ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, तो वील मूव फॉरवर्ड अज्यूमिंग कि इसमें डेप्रिसिएशन का कोई इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ पीएनएल एडजस्टमेंट टू फर्नीचर है। समझे ये बात? गाइस कोई पिछले साल असेट बेच दिया था, उस पे पिछले साल एंट्री नहीं पास की, तो पिछले साल के ईयर एंड पे उस पे क्या चार्ज हो गया होगा? डेप्रिसिएशन है ना, इसीलिए। A bill of exchange received from Raja and Company for 20,000 has been returned by the bank as dishonored and has been credited to the bank and debited to bills receivable account. देखो पहले तो क्या है, बैंक के साथ डिस्काउंट कराया हुआ बिल अभी डिसऑनर हो गया, तो आएगा तब उस सम में करा देंगे, वी हैंड डोंट वरी, है एक आध सम जिसमें वो डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है। A bill of exchange received from 20,000 का था, returned by the bank as dishonored. डिसऑनर की करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? किसका बिल है? राजा, राजा टू बैंक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 2020 प्लीज बताइए, सबको समझा है? अरे हाँ या ना? बट हमने क्या कर दिया है? had been credited to the bank and debited to bills receivable. यहाँ पे टू बैंक क्रेडिट किया, बट हमने डेबिट में क्या कर दिया? बीआर कर दिया, समझे? एक्चुअली पार्टी को डेबिट करते हैं ना, पार्टी फिर से हमारा असेट बन जाती है। बैंक टू बीआर, बैंक बैंक कैंसिल, राजा टू बीआर 2020। प्लीज बताइए, सबको समझा है? अरे हाँ या ना? लेट अस चेक आवर आंसर्स। पीएनएल एडजस्टमेंट टू बिल्डिंग 12,500, पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस 1,500, सस्पेंस टू रानी 2,100, पीएनएल एडजस्टमेंट टू फर्नीचर 30 एंड राजा टू बिल्स रिसीवेबल 20। कोई डाउट? जल्दी से ये स्क्रीन पे सोल्यूशन प्रेजेंटेड है, इसका एक स्निप ले लीजिए सब लोग। ऑनलाइन कोई अगर स्निप ले रहा है तो प्लीज ग्रुप पे भी डाल दीजिएगा, तो सभी बच्चों को हो जाएगा, या मैं भी फोन से शेयर कर दूंगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलें आगे। लास्ट एंट्री कैपिटल टू पीएनएल एडजस्टमेंट कैसे बनी गाइस? बहुत ही सिंपल, कैलसी ले लो अपना। पहले पीएनएल एडजस्टमेंट 12,500 डेबिट है, प्लस करो, फिर 1,500 डेबिट है, प्लस करो, फिर नेक्स्ट एंट्री में कुछ नहीं, फिर 30,000 डेबिट है, प्लस करो, कितना हो गया? 44। ये डेबिट है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? तो कैपिटल में डेबिट हो गया, सम खत्म, इजी टफ। चलें आगे, नेक्स्ट 11th सम, ध्यान से देखिए। ये हमने 9 मिनट में खत्म कर लिया, अभी हमारे पास 50 मिनट है 2 सम के लिए। चलिए गाइज, ये वाला एक आपको होमवर्क करना पड़ेगा, 10th वाला जो अभी हमने डिस्कस किया, देख लीजिएगा। क्या रूलिंग किया हुआ इसका? 11th, A closed his books of accounts on September 30, 2021 in spite of a difference in the trial balance. The difference of 830, the credit being short, credit कम थे ट्रायल बैलेंस में, तो सस्पेंस में डेबिट बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस होगा? क्वेश्चन है कि अगर ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस 830 लिखा है और बोला है क्रेडिट्स बीइंग शॉर्ट, तो सस्पेंस में डेबिट बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस होगा? क्रेडिट एक आंसर है और डेबिट दूसरा आंसर है। कितने लोगों को लग रहा है डेबिट होगा? रॉन्ग, क्रेडिट इज द राइट आंसर। वेरी गुड गाइस। क्रेडिट मैंने क्या सिखाया था? उल्टा होता है। लेजर में क्या होता था? डेबिट ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस, बट यहां अगर डेबिट ज्यादा है तो तुम ऐसे सोचो, इतने लड़के हैं इतनी लड़कियां हैं, पेयर बनाना एक एक का, तो कैसे करोगे? उतना जो भी शॉर्टफॉल है उतना लड़के या लड़कियां इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा टू द मिक्स, राइट? समझ रहा है? इसीलिए, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो यहां पे सस्पेंस अकाउंट में 830 क्रेडिट बैलेंस हो गया। जस्ट टू शो यू गाइस, प्लीज इधर देखिए स्क्रीन की तरफ। अरे क्या नहीं समझा भाई? ये किया तो है, देख इधर, वो क्या बोल रहा है? 830 बीइंग शॉर्ट ऑन द क्रेडिट साइड, करेक्ट? तू ऐसा अज्यूम कर, समझ, ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट, डेबिट में अगर 10,000 है तो यहाँ पे 830 रुपया कम है, मतलब यहाँ पे 9,170 है कि नहीं है? तो देखो जब बैलेंस करेगा यहाँ पे 830 रुपया सस्पेंस आएगा ना, बट लेजर में इसको हम डेबिट बैलेंस बोलते थे, बट अब यहाँ क्या बोलेंगे कि सस्पेंस में कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। समझा? सबको समझाएगा ये बात? चलूं आगे? ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिए प्लीज। धर्मवीर 10th का वर्किंग नोट आपको खुद से करना है, वो मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है?
तुम कर सकते हो वो चीज। तो ये मैंने 830 का ओपनिंग बैलेंस लिखा है, इसमें किसी को आपत्ति विपत्ति कुछ है? चलूं आगे। लेट्स सी द फर्स्ट सम। A sale of 2300 to Mr. Lala was posted to the credit of Mrs. देखो ध्यान नहीं देते हैं, आदमी के बदले औरत का ख्याल कर रहे हैं यहाँ पे। ये तुम जैसे ये रणवीर जैसे अश्लील माइंड वाले हैं, वो भेजा था तो कैसे कैसे इमोजीज भेज रहे थे अश्लील। आई कैन नॉट इवन इमेजिन ऐसा कोई क्लास में कैसे कर सकते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2300 रुपए का माल भेजा है मिस्टर लाला को। अरे धर्म भी, अरे यार स्पीकर पे क्यों रखते हैं? एक तो पहले ऐसे काम करते हो बेशरम बच्चे। 2300 रुपए के गुड्स बेचे हैं लाला को। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? लाला टू सेल्स 2300 2300। दिस इज रॉन्ग, रिवर्स करेक्ट रेक्टिफिकेशन, ठीक है ना। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए लाला टू सेल्स। बट रणवीर ने एक एंट्री क्या पास कर दी, सोच रहा था मिसेस माला के बारे में, तो कर दी माला टू सेल्स भी नहीं करी। माला के भी कौन से अकाउंट, कौन सी साइड पे लिख दी? क्रेडिट साइड पे, सब गड़बड़। तो यहां पे सेल्स भी क्रेडिट हो गया और माला भी क्रेडिट हो गई। 2300 डेबिट में क्या आ जाएगा? 4600। रिवर्स करेंगे, सेल्स डेबिट 2300, माला डेबिट 2300 टू सस्पेंस 4600। सेल्स सेल्स कैंसिल, लाला 2300, माला 2300 टू सस्पेंस 4600। प्लीज बताइए सबको समझा अच्छे से? नेक्स्ट, the total of the return inward book for July to 1240 was not posted in the ledger. return inward book मतलब sales return book पोस्ट ही नहीं किया, मतलब एक तरीके से अंडरकास्ट जैसा हो गया। तो सेल्स रिटर्न बुक टोटल नॉट पोस्टेड। डू यू गाइज अग्री? तो इसको सॉल्व करेंगे तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट। क्रेडिट बोल रही थी ना तू? पक्का? डेबिटेड शॉर्ट, भड़क क्या रही है? डेबिटेड शॉर्ट। तो अब क्या कर देंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे, therefore डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट। बट सेल्स रिटर्न के बदले क्या लिखेंगे? P&L 1240 टू सस्पेंस 1240। प्लीज बताइए सबको ये वाला समझा? हाँ। नेक्स्ट, freight paid on machine 5600 was posted to the freight account as 6500. 10% depreciation is charged on this machine. अभी यही जो मैंने आपको बोला था depreciation होगा तो कैसे होगा वो यहाँ पे देखना है, ठीक है। मशीनरी पे फ्रेट पे किया 5600 का। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान देना। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? मशीनरी टू कैश 5600 5600। पहले ये बात बताओ सबको समझी, फ्रेट पे किया है मशीन खरीदते टाइम तो मशीनरी का असेट बढ़ जाएगा, कैश का असेट। हमने क्या किया? वॉज पोस्टेड टू द, पोस्टेड वर्ड देखा, कैटेगरी 2A, कौन सी बुक का ट्रांजैक्शन है? तो कैश क्या गया होगा? तो यहां पे हमने जाके लिखा टू कैश 5600 was posted to the freight account. फ्रेट अकाउंट में कौन सी साइड पे गया है वो कुछ बोला नहीं है तो हम डेबिट ही अज्यूम करेंगे क्योंकि मशीनरी डेबिट होने वाला था। बट अमाउंट कितना चले गया है? तो यहां पे फ्रेट आ गया 6500, आया ना? तो टू सस्पेंस 900 आया, कैश 5600, सस्पेंस 900 टू फ्रेट 6500। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। कैश कैश कैंसिल है ना। अब ये फ्रेट के बदले क्या जाएगा? P&L। बट अभी देखो दो तरीके हैं सम सॉल्व करने के। एक तरीका क्या है, यहां पे मशीनरी ले लिया 5600, सस्पेंस ले लिया 900, टू P&L एडजस्टमेंट ले लिया 6500। ये पहला पार्ट हो गया सम का सॉल्व। दूसरा पार्ट क्या है, इस पे कितना डिप्रिसिएशन लगता है?
तो पिछले साल क्योंकि अभी कोई बोलेगा सर डेप्रीसिएशन केस में कैसे इंपैक्ट आया, सिंपल है, ये अगर पिछले साल सही एंट्री पास की होती तो मशीनरी का बैलेंस 5,600 से बढ़ गया रहता, तो उस पे मैं अलग से डेप्रीसिएशन चार्ज करता कि नहीं चार्ज करता, जो मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैंने किस में डाल दिया, फ्रेट में डाल दिया, हाँ या ना। तो अभी सही करूंगा तो इस पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, एंट्री होगी डेप्रीसिएशन टू मशीन 560 रुपए, हाँ या ना। डेट ऑफ परचेज नहीं दिया तो मैंने पिछले पूरे साल का चार्ज किया, 1 अक्टूबर दिया होता तो मैं 280 रुपए चार्ज करता, हाँ या ना। समझ रहे हैं सब लोग? ये जो फ्रेट है ये जाना चाहिए था मशीन अकाउंट में बट डाला नहीं, तो डेप्रीसिएशन के लिए भी कंसिडर नहीं हुआ। अभी हमने फ्रेट से हटा के मशीन में लाया, ये डेप्रीसिएशन भी कौन से साल का है, कौन से साल का है, इस साल का। तो डेप्रीसिएशन इस साल के ईयर एंड पे करेंगे, हाँ या ना। दिस इज ऑफ, अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल एडजस्टमेंट टू मशीनरी 560। प्लीज बताओ सबको समझा? हाँ, अब चाहो तो ये दोनों को भी नेट कर सकते हो बट मेरे हिसाब से वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। यस, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन जब दिया हो, वरना आप चाहिए तो एक नोट लिख देना कि डेप्रीसिएशन का रेट नहीं दिया। एक बार स्क्रीन की तरफ देखिए ना, देखो इधर कैसे किया है, चेक कर लेते हैं। मशीनरी 5,000 जैसे अपन ने किया, पहला एंट्री सेम है कि नहीं है, दूसरा एंट्री भी सेम है कि नहीं है, विचार मिल गए हैं, हाँ या ना। सबको अच्छे से समझाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, ऑनलाइन वाले भी प्लीज कंफर्म कीजिए इफ एवरीवन हैज अंडरस्टूड वेरी नाइसली दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया। अभी एक और चीज इसमें ट्रिकी, ये लोग पापी दुष्ट लोग क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन का रेट किसी एक पार्ट में दे देंगे और फिर आगे चल के किसी और पार्ट में भी मशीनरी के बारे में मेंशन कर देंगे, जैसे यहाँ पे 5वें में है तो उसका भी डेप्रीसिएशन कंप्यूट करना पड़ेगा। समझ गए? वंस गिवन एन इंफॉर्मेशन विल अप्लाई टू द एंटायर सम, क्योंकि रेक्टिफिकेशन तो सेम ही उसका होता है। याद है जैसे एक सम में, याद है हमने वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला किया था, वो इनफैक्ट मैं एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा जब हम फाइनल अकाउंट्स कराएंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, while carrying forward the total of purchase account to the next page, 65590 was written instead of 56950, तो ये ओवरकास्ट हो गया, तो ऐसा लिखते हैं हम, wrong total carried forward, इसकी वजह से क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिटेड, एक्सेस तो क्रेडिट कर दो परचेज अकाउंट, हाँ या ना। तो 2 पीएनएल एडजस्टमेंट हो गया कि नहीं हो गया, डेबिट किस में हो जाएगा, कितना अमाउंट होएगा, दोनों का डिफरेंस निकालो। अभी तक निकल जाना चाहिए, कैलसी लेके बैठे हो, शर्म आना चाहिए, एकदम ही बेकार है। देखो तो पेज ही नहीं पता है, तूने किया खुद से, मन में किया। नेक्स्ट, हाँ, ऑन दिस मशीन्स, वो फिर भी सम पे ही रहता है। A sale of machine on credit to Mr. Mehta 9,000 on 30th September 2021 was not entered in the books at all. The book value of the machine was 6750. अभी ध्यान से देखिए, ये ईयर एंड 30th सितंबर का, ये 30th सितंबर को हमने ये मशीन बेच दिए, बट हमने इसकी सेल रिकॉर्ड और बुक वैल्यू ऑफ द मशीन, अभी इसमें एक अजम्पशन ये है, आई थिंक 6750 बुक वैल्यू दिया है, तो पोस्ट डेप्रीसिएशन ही आपको अज्यूम करना पड़ेगा। देख लो, यही मैं आपको बोल रहा था। तो 6750 का इस ध्यान से देखिए, जैसा कि मैं बोल रहा था डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट तो आएगा इस सब में, बट अभी इस सब में अपने को सीधा क्या दे दिया है, बुक वैल्यू ऑफ द मशीन दिया है। 2 पॉइंट हो सकते हैं, या तो ये बुक वैल्यू ईयर के बिगिनिंग का है या तो ईयर के एंड का है। ईयर के एंड का है मतलब उस पर डेप्रीसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, तो हमें वो करने की आवश्यकता है ना। यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो जैसा कि मैंने बोला, हमने सोल्यूशन में भी देखा, अजम्पशन क्या लिया है कि दिस इज आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन। अगर यहाँ पे कैटेगोरिकली बोला होता कि ये ईयर के बिगिनिंग का है, वैसे भी देखो इसमें तो कैसा है कि सेल ऑफ मशीन भी कब हो रहा है, ईयर एंड पे,
डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट फिर भी क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर मैंने बेचा भी है तो भी लास्ट डे पे ही जा रहा है, और नहीं भी बेचा है तो भी मैंने डेप्रिसिएशन तो चार्ज किया होगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आएगा, मतलब आपको 10% का रेट एप्लीकेबल है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वो 10% का रेट एप्लीकेबल, अगर ट्रांजैक्शन कुछ ऐसा होता जिसकी वजह से उसका इंपैक्ट देना पड़ता तो आप देते, बट इट सो हैपेंस इन दिस सम कि वो ट्रांजैक्शन में इंपैक्ट नहीं है. कैसे नहीं है वो समझिए. मैंने कितने में बेचा है? 9000 में. कितने की मशीनरी बेची है? 6750. 2250 का प्रॉफिट हो गया. अब ये सेल कब हुई है? 30 सितंबर, विच इज ऑल्सो माई ईयर एंड. अगर 30 सितंबर को सेल रिकॉर्ड हुई होती या नहीं भी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ा. पूरे साल का डिप्रिसिएशन तो असेट पे चार्ज हो चुका होगा ना. देखो, अगर मैं बेच भी रहा हूं लास्ट डे पे तो डिप्रिसिएशन चार्ज करके बेचूंगा. अगले साल में कैरी फॉरवर्ड भी कर रहा हूं तो भी डिप्रिसिएशन चार्ज करके कैरी फॉरवर्ड करूंगा. तो उस पे जो डिप्रिसिएशन का इंपैक्ट आना है वो तो आ चुका होगा. प्रॉब्लम कब होती? समझो 30 सितंबर को बिक रहा है, ईयर एंड है 31 मार्च, तो मैंने 6 महीने का एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होता तो मैं वो रिवर्स करता. हाँ या ना? समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट कुड हैव बीन द प्रॉब्लम, बट उतना कॉम्प्लिकेटेड देते नहीं है. इवन आई एग्री. मैक्स क्या होएगा? पूरे साल का ही आता है जनरली. तो बट इस बार यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे 6750. अगर बोला होता कि डिप्रिसिएशन चार्ज करो तो 6750 पे करते. यस, तो पहले तू डेप्रिसिएशन चार्ज करता, फिर तू सेल की एंट्री पास करता, और फिर प्रॉफिट लॉस के लिए वो बुक वैल्यू से कंपेयर करता. समझा? जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आती. चलिए, अभी के लिए मैंने कितने 9000 में बेचा है, बुक वैल्यू कितना है? तो यहां पे मेहता 9000, टू मशीनरी 6750, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2250. हाँ या ना? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिखते थे ना यार. अभी इसमें तो कुछ हुआ नहीं है. यहां पे आ जाएगा मेहता 9000, टू मशीनरी 6750, टू पीएनएल एडजस्टमेंट 2250. एक चीज मैं बोल देता हूं, कई बच्चों को लग रहा रहेगा अरे सर ने गलत बोल दिया, पहले सर को लग रहा था डिप्रिसिएशन का इंपैक्ट आएगा. वापस से, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से देयर वाज दैट 10% रेट इज एप्लीकेबल हियर आल्सो. मैं स्टार्टिंग से समझाने की जो आपको कोशिश कर रहा हूं कि वो इन्फॉर्मेशन दे दिए, वो इन्फॉर्मेशन अप्लाई यहाँ पे भी होगी, बट जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है उसमें वो काम नहीं आ रही है. इज व्हाट आई मेंट टू से. आप समझ रहे हैं? Are you getting what I was trying to say here? अगर कहीं पे भी मेरे को डिप्रिसिएशन रिवर्स या चार्ज करना पड़ता तो वो मैं करता. लकीली, यस धर्मवीर, लकीली इस सब में क्या है, WDV दिया है. तो देखो, मैंने इसलिए पहले सोल्यूशन भी खोल के देखा था. उन्होंने भी, मैंने जो इनफैक्ट आपको बोला था, उन्होंने यही अज्यूम किया है कि डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद की WDV है. हाँ या ना? इसीलिए उन्होंने डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया. इस सब में तो अगर वो लोग ओपनिंग का भी देते तो डेप्रिसिएशन शायद क्यों नहीं चार्ज करना पड़ता, क्योंकि हम ये अज्यूम करते कि अगर असेट बिका नहीं भी होता तो भी उसने ईयर एंड का डेप्रिसिएशन तो चार्ज किया होता. बट हाँ, हमको WDV नहीं कंप्यूट जरूर करनी पड़ती. सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर ये 6750 बोला होता साल के स्टार्ट का WDV है, कब का है? साल के. तो हम क्या करते? 6750 में से 10% माइनस करके ईयर एंड का WDV कंप्यूट करते. हाँ या ना? और फिर ये सेम एंट्री पास करते, बस वैल्यू 6750 से थोड़ी कम आती है ना. अच्छा, अभी 6750 पे जो 10% डेप्रिसिएशन है 675, क्या उसकी एंट्री हमारे रेक्टिफिकेशन का पार्ट बनती? नहीं बनती. मैं बताता हूं क्यों. क्योंकि अगर मैंने एसेट की सेल की एंट्री नहीं भी पास की तो मैं ये तो अज्यूम करूंगा ना ईयर एंड में उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा. उसने सिर्फ मुझे WDV की इंफॉर्मेशन साल के स्टार्ट की दे दी है. उसने कहां बोला है कि डिप्रिसिएशन की एंट्री पास हुई ही नहीं है. तू समझ रहा है गाइस? इसमें ऐसा अज्यूम करना कि डिप्रिसिएशन की एंट्री पास नहीं हुई है, वो गलत होता ना. अगर असेट बिक रहा है ईयर एंड पे या कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा है, उसने एंट्री तो पास की होगी. उसका एक मैं नोट लिख देता, इट इज अज्यूम्ड दैट द डिप्रिसिएशन एंट्री वाज
passed at the year end appropriately, हमने सिर्फ रिवाइज WDV यूज किया टू कंप्यूट प्रॉफिट. प्रॉफिट का अमाउंट आपका चेंज हो जाता, 675 से बढ़ जाता और आपका यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू 675 से कम हो जाती. समझा? एम आई मेकिंग सेंस? है ना? ओपनिंग WDV देना डज नॉट मीन कि डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो. इट इज जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट इंफॉर्मेशन. करेक्ट? फिलहाल के लिए इस सब में तो वो भी दिक्कत नहीं है. ठीक है. अभी यहां पे एक चीज बतानी है मेरे को, आगे इस सम का रेलेवेंस क्या है वो देखिए. ये सब किया हमने. अभी देखो यहां पे एक सस्पेंस अकाउंट बनाया है. ओपनिंग बैलेंस तो सस्पेंस का मैंने आपको बताया था, हाँ या ना? अभी अज्यूम करो ये सारी एंट्रीज की पोस्टिंग्स हो गई. ये सही है. एक बार के लिए आइए पोस्टिंग दिखाऊं क्या वापस. अब देखो सस्पेंस में कितना बैलेंस आ गया, कितना आया. जैसे ही आपने देखा सस्पेंस में बैलेंस आ रहा है, आपने क्या किया, पीएनएल एडजस्टमेंट या प्रायर पीरियड आइटम्स अकाउंट बनाया. उसकी भी सारी पोस्टिंग्स तो करी आपने, बट उसके बैलेंस को टू कैपिटल लिखा क्या? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सभी एरर्स अभी भी रेक्टिफाई होने. देयर आर सम एरर्स व्हिच आर पेंडिंग टू. ये मैंने समझाया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि अगर सस्पेंस में क्लोजिंग बैलेंस आता है तो पीएनएल एडजस्टमेंट को भी क्लोज करना, उसको भी बैलेंस कैरी डाउन करेंगे. इसीलिए देखो ये वाले के बाद कोई जर्नल एंट्री भी नहीं है, वरना कैपिटल में ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री आती कि नहीं आती, बट वो नहीं आएगी इस सम में क्योंकि सस्पेंस में क्लोजिंग बैलेंस बचता है, बचता है, बचता है. प्लीज बताइए सबको समझा है एवरीथिंग अबाउट दिस? चलिए देखो मेरी गलती रहती तो मैं मान लेता, वो लास्ट वाला आई थिंक सिर्फ थोड़ा मैसेजिंग गलत हो गया. सबको वो डेप्रिसिएशन वाला लॉजिक समझा है ना, व्हाट आई मेंट देयर. चलो ऑनलाइन वालों को भी अच्छे से समझा है, स्पेशली ये जो सस्पेंस और ये वाला है. ठीक है, जल्दी से लिखना स्टार्ट करेंगे सब. हाँ प्लीज लिखना स्टार्ट कर दीजिए. प्रेजेंटेशन पे आपको थोड़ा डिस्काउंट है, बस जल्दी से लिख लीजिएगा. अपने को 2 अकाउंट भी बनाने, फिर हम लास्ट वाले सम की ओर बढ़ेंगे फॉर द डे एंड फॉर द चैप्टर. क्या हो बेटा? अच्छा एक एंट्री भी बाकी, सॉरी. इससे पिछले वाले सम का भी फोटो भेजना है ना, ले फोटो में भेज देता हूँ सर. हाँ भेज देता हूँ. 10th और 11th का बोल रहे हैं ना अभी. चलिए गाइस, लेजर तो एक्चुअली मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया है. मैं एक बार वर्किंग नोट उल्टा प्रेजेंट कर रहा हूँ. लोग वर्किंग नोट का स्निप ले लीजिए. भेज दिया, भेज दिया. वर्किंग नोट का फोटो ले लीजिए ना सब लोग, ऑनलाइन वाले भी. फोटो 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 दो. इतना तो लिखने में फिर पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा. आज खत्म कर ही देते, चलेगा नहीं? बेसिक टॉपिक है, ऐसा कुछ लोगों को समझने में तो कुछ डिफिकल्टी नहीं हो रही है ना. करूँ स्क्रॉल? कोई एक जन ग्रुप पे भी डाल देगा तो हेल्पफुल हो जाएगा थोड़ा सा. हम्म. तो लास्ट वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था. वही करेक्ट एंट्री है, वही रेक्टिफिकेशन एंट्री है. चलें, चलो आगे चलते हैं. गाइस लास्ट सम फॉर द डे एंड फॉर द टॉपिक. प्लीज 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 फोकस कीजिए. गाइस अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अरे तेरे पास वो फोन नहीं है तो तू कैसे ही यूज करता है अगर कुछ ग्रुप पे शेयर होता है तो? घर पे कैसे करता है? हो जाता है मैनेज, कोई डिफिकल्टी नहीं ना? कोई ऐसा बच्चा हो जिसको फोन का एक्सेस ना हो, उसने छोड़ रखा हो, कोई भी रीजन हो, तो कुछ डिफिकल्टीज हो रही है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा. आपको जो भी स्पेसिफिक प्रिंट्स चाहिए ठीक है. चलो तू क्या धर्म विचर, तू पढ़ता हो, पढ़ेगा तो होएगा ये सब.
अभी यहाँ पे जो सम है उसमें क्या हो रहा है वो समझ लीजिए, बहुत ही बेसिक है। एक बार अगर एक एक स्टेटमेंट समझ गया ना, मतलब उसका, तो एकदम बेसिक हो जाएगा तुम्हें। पिछले साल जब ईयर एंड में मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा था, मेरे को जो डिफरेंस आया वो मैंने सस्पेंस में ना डाल के कहां डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां डाल दिया, कहां डाल दिया? ठीक है। अब जब मैं अगले साल में रेक्टिफिकेशन कर रहा हूं, तो सस्पेंस मैं बनाऊंगा तो सही, बट सस्पेंस में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा, क्योंकि पिछले साल से कुछ कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हुआ। अब मैं क्या करूंगा, जब सस्पेंस सारे एरर्स रेक्टिफाई हो जाएंगे, तो जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा उसको कहां ट्रांसफर कर दूंगा, पीएनएल में। पीएनएल माने कैपिटल में, है या ना? क्योंकि पिछले साल के सस्पेंस के बैलेंस को भी कहां डाला था, जो इवेंचुअली कहां गया, कैपिटल में। तो अभी भी सेम पूरा सम सेल सेम तरीके से सॉल्व करो, बस क्या होएगा, सस्पेंस में ओपनिंग बैलेंस और सस्पेंस का क्लोजिंग बैलेंस कहां ट्रांसफर करने का, कैपिटल में, यानी पीएनएल में। समझा? बस इतना सा फर्क है। लोगों को समझा क्या हुआ है? पिछले साल ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन सस्पेंस, वी डायरेक्टली पुट इट इनटू पीएनएल व्हिच इवेंचुअली गॉट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, है ना? तो इस साल का भी सस्पेंस का बैलेंस वहीं डाल देंगे तो चीजें नलिफाई हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? दैट इज ऑल। पिछले साल तेरा ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट 500 480, ये 20 रुपया सस्पेंस में डालने की बजाय तूने सीधा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, खत्म। मतलब तूने पीएनएल में डाला, पीएनएल से कहां चले गया, कैपिटल में। तो इस साल का भी जो सस्पेंस का डिफरेंस है तू वहां पे डाल देगा कैपिटल। समझे? ठीक है। तो देखो अभी कैसा है, सम बहुत इजी है। ऑनलाइन वालों को समझा मैंने क्या बोला है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट एटलीस्ट। ऑपरेशनली कैसे होएगा वो इस सम में देखते हैं हम। वर्किंग नोट एक बार मेरे साथ साथ करो ना विहान, एक बार जब ये सम के एंड में पहुंचते हैं तब मैं रिपीट करता हूं। वर्किंग नोट मेरे साथ साथ कर लो सब लोग। रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट और रेक्टिफिकेशन। परचेज ऑफ अ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेयंस अकाउंट। स्कूटर परचेज किया है, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, व्हीकल्स टू बैंक। 3000 was debited to conveyance, तो हो गया conveyance to bank, bank to conveyance, bank debit credit cancel, rectification entries vehicles to P&L adjustment. How much? 3000 correct or not? क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है, इस पे क्या चेक करना पड़ेगा? देखो ऐसे ऐसे तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए, ठीक है? कि जैसे फिक्स्ड एसेट पढ़ो, देखो ये वही वाला पिछले वाला जैसा सिनारियो हो गया ना, फ्रेट वाला जो मशीन वाला था। असेट था, मैंने असेट में डाला ही नहीं, मैंने तो खर्चे में डाल दिया, तो असेट के नहीं, असेट में नहीं आया तो उसका डिप्रिसिएशन नहीं आया। लेट्स सी इफ देयर इज एनी इंफॉर्मेशन अबाउट, ये मिल गया 10% डिप्रिसिएशन, मिला कि नहीं मिला? तो यहां पे आ जाएगा डिप्रिसिएशन टू व्हीकल्स 300 300, which would be P&L adjustment to vehicles 300 300। इनको अगर नेट कर दोगे ना तो व्हीकल्स टू P&L एडजस्टमेंट 2700 एंट्री हो जाएगी, है ना? शायद सोल्यूशन में नेट एंट्री भी दिया हो, जस्ट टू चेक। नहीं, उन्होंने भी 2 किया है, विच इज गुड। ठीक है। पिछले सम के एंड में देखो एक कमेंट भी लिखा था कि सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं हुआ, मतलब कुछ एरर्स अभी भी लोकेट और रेक्टिफाई होने बाकी हैं, इसलिए क्रेडिट बैलेंसेस कैरीड फॉरवर्ड एंड नॉट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, जो मैंने आपको समझाया था। क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि कमेंट्स दो, तो वो कमेंट वैसा दिया गया था, ठीक है ना? समझ गए? ये मैंने आपको शेयर किया है जो इमेज उसमें है, तो आप एक बार आज के जो भी 3-4 समय उसका एक बार सोल्यूशन आज ही जाके नोटबुक में अपडेट कर लेना। आधा घंटा ही लगेगा, पर एटलीस्ट नोट्स पूरे अपडेट हो जाएंगे। जो हम थोड़ा सा आज, एक तो लेट भी स्टार्ट हुआ था और एक थोड़ा हमारा और सब डिस्कशन में भी टाइम चले गया, तो अपॉलॉजीज उसके लिए, बट ये कर लीजिएगा। सेकेंड, परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय ₹10,000। बहुत ही सिंपल, परचेज अकाउंट ओवरकास्ट बोला है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। परचेज अकाउंट डेबिटेड एक्सेस देयरफॉर
क्रेडिट परचेज अकाउंट आया ना, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट। अभी इवन दो पिछले साल सस्पेंस में ट्रांसफर नहीं किया है, बट हम यहां पे सस्पेंस लिखेंगे। कितना अमाउंट है, 10,000। समझा सभी लोगों को? थर्ड, a credit purchase of goods from Mr. P was entered as a sale। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज टू P 2000 हमने कर दिया P2 सेल्स 2000 सेल्स टू P 2000 परचेज सेल टू P के बदले क्या लिख दूंगा, टू P 4000। हाँ या ना, हलवा एकदम, मानते हो कि नहीं? ऑनलाइन भी सभी को पहले तीनों ट्रांजैक्शन समझे हैं क्या, प्लीज कंफर्म। नेक्स्ट, receipt of cash from Mr. A was posted to the account of Mr. B rupees 1000। सिंपल है, कैश आया है ए से, करेक्ट एंट्री होना क्या चाहिए, कैश टू ए 1000। पोस्टेड वर्ड दिया है, कैश बुक का ट्रांजैक्शन है, ये सही गया। टू मिस्टर बी आ गया, बी टू कैश, कैश कैश कैंसिल, बी टू ए हो गया मेरे हिसाब से तो 1000। हाँ या ना, इजी लग रहा है? ऐसा होना चाहिए एग्जाम में सम, ये फोर्थ ट्रांजैक्शन जैसा, सबको रैंक, फर्स्ट रैंक सब। 50,000 बच्चों का फर्स्ट रैंक आ गया सीए फाउंडेशन। फिर भी कुछ बेवकूफ लोग उसमें मिस्टेक कराएंगे, इसलिए मैंने 50,000 ही बोला। हाँ, नेक्स्ट, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम सी वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट 500। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, कैश टू सी 500। कैश बुक का ट्रांजैक्शन है तो कैश सही गया होगा, पोस्टेड टू द डेबिट मतलब डेबिटेड, तो सी में भी 500 डेबिट कर दिया। टू सस्पेंस आ गया कि नहीं आ गया, 1000 सस्पेंस 1000, टू कैश 500, टू सी 500, कैश कैश कैंसिल, सस्पेंस टू सी 1000। तेरा हो गया क्या सॉल्व करके? कोई मैं नोटबुक से पढ़ रही है, कॉपी तो नहीं कर लिया किसी से? नेक्स्ट, क्या हुआ बोल, सी 500 ऐड हो जाएगा ना, क्या हुआ, शक किया उसने मेरे पे। अच्छा मेरा गलत हो गया, चले आगे। Sixth, 500 bus 500 due by Mr. Q was omitted to be taken in the trial balance। Due by Mr. Q मतलब हमें पैसा लेना है, हम डेटर लेना भूल गए, तो डेटर्स अंडरस्टेट हो गया, तो Mr. Q omitted from trial balance मतलब customers account डेबिटेड शॉर्ट, तो कस्टमर टू सस्पेंस कितना है 850, ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। लेट्स, गुड पॉइंट, एक सेकंड चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता गुड्स के लिए ही है कि नहीं है, मैंने कस्टमर लिखा है, लेट अस चेक क्या ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा आपका। 500 है क्या, सॉरी पहले तो 500 अमाउंट है, 850 नहीं है, पता नहीं 850 कहां से आया माइंड में, पहले तो ये 500 लिखा मैंने। यहाँ पे कस्टमर्स में ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी देख रहा हूँ तो उन्होंने क्यू लिख के ब्रैकेट में ट्रेड रिसीवेबल्स लिख दिया, विच इज द मोर सेंसिबल अप्रोच, आई एग्री गाइज, सम बेटर सजेशन हैज बीन गिवन। तो यहाँ पे मैं कस्टमर्स के बदले गाइज मिस्टर क्यू ही लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी कस्टमर्स के बदले हम मिस्टर क्यू, ब्रैकेट में चाहिए तो टी आर लिख दो। सबको समझा ना, फर्क कुछ खास नहीं पड़ा, बट प्रेजेंटेशन में बहुत फर्क पड़ जाता है उस पर्सपेक्टिव से। आई होप सबको वो बात समझी।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये आइडेंटिफाई किया है कि आईसीआई की मॉड्यूल से है। उसमें क्या लिखा है वैसे? चल अभी तूने बता ही दिया है तो क्यू टी आर ई लिखा होगा, क्योंकि जनरली पार्टीज को ट्रेड रिसीवेबल्स ही अज्यूम करके चलते हैं। क्या लिखा है उसमें? अरे सोल्यूशन में क्या लिखा है वो बताना, एग्जैक्ट सेम सब। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर 2000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। R2 सेल्स, यहां पे हो जाएगा R2 सस्पेंस 2000। बेटा उसमें भी मॉड्यूल में भी देखा ट्रेड रिसीवेबल्स ही लिखा है, तो इट्स ओके, क्योंकि जनरली किसी से पैसा ड्यू है तो अपन डेटर्स ही अज्यूम करते हैं, बट ठीक है, फेयर पॉइंट, ठीक है। यही मैं देख रहा था कि किसी का ध्यान है कि नहीं है। वेरी गुड। धर्मवीर यू आर टू लेट। क्या हुआ? तूने छाप के R2 सस्पेंस लिख दिया था, पहले ही गलत हो गया था, ये इतना नल्ले वाला एडजस्टमेंट गलत हो गया। चल इधर देखो, amount of 2395 of purchase was wrongly posted as 2593। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड एक्सेस, देयरफॉर क्रेडिट परचेज अकाउंट। एंट्री हो जाएगी सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट। दोनों का डिफरेंस कितना है बताएंगे? पेन क्या फेंक रहा है? कौन सा कुछ बड़ी ट्रीटी साइन कर दी हो तूने? निब भी तोड़ दिया गया ना, वो पता है, बड़ा कुछ साइन करते तो ऐसे तोड़ देते। चलो सबको समझा अच्छे से पूरा सम? ऑनलाइन वाले भी कंफर्म करेंगे एटलीस्ट वर्किंग नोट अभी तक का सबको क्लियर है कि नहीं है? तो फिर मैं आगे वाले पार्ट पे जाता हूं। अभी एक बार लिखना छोड़ दो, पेन छोड़ दो, अभी सिर्फ समझ लेते हैं। पहले तो अपन चेक भी कर लेते हैं अपना सोल्यूशन सही है क्या, देखो मैच कर रहा है क्या। पहला तो कर रहा था, फिर सस्पेंस टू चेक करो, सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट है क्या अपने में 10,000, फिर पीएनएल एडजस्टमेंट टू पी 4000, बी टू ए 1000, सस्पेंस टू सी 1000, क्यू टू सस्पेंस, आर टू पीएनएल एडजस्टमेंट और सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट। अब ये लास्ट की दो एंट्रीज हमें समझनी है। वो दो एंट्रीज को समझने के लिए हमने क्या क्या अकाउंट बनाया, सस्पेंस और ये। अभी उस पे पहले क्वेश्चन में मैंने वो पार्ट पढ़वाया नहीं था तुमको, अभी पढ़वाता हूं। मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू अग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू द, ये जो मैंने एग्जाम्पल यहां पे समझाया था ना, ऐसे कहां गया, कहीं तो समझाया था ना अभी मैंने। ये जो ऐसे मैंने बताया था कि जैसे कुछ सस्पेंस में जाना चाहिए था, उसके बदले उसने सीधा कहां डाल दिया, पीएनएल में। समझ रहे हैं सब लोग? रूट ऑफ द डिफरेंस डायरेक्टली टू, अभी तक हर बार क्या आता था, ट्रांसफर टू। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अभी तक सारे सम्स में? बट यहां पे क्या बोला है विहान, ये वाला ही है। अभी क्योंकि पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया है, सस्पेंस में गया ही नहीं, तो अभी का भी सस्पेंस का बैलेंस कहां ट्रांसफर करेगा, पीएनएल में। तो वो इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पिछले साल तूने कोई चीज पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए थी, कर दी, अभी उसका रिवर्सल भी पीएनएल में ट्रांसफर करेगा, तो नेट में तेरा पीएनएल क्या हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। बस पीएनएल के बदले, क्योंकि पीएनएल इवेंचुअली कहां गया, कैपिटल में, हम सीधा कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में। समझा कि नहीं समझा विहान? ये समझा? मतलब समझ, पिछले साल इसकी वजह से तेरा पीएनएल 100 रुपए से क्रेडिट हो गया, तो तेरा कैपिटल, यस, इससे पिछले साल के प्रॉफिट्स गलत आए, अलग भी आए गलत भी आए, यस। बट अभी अपन पिछले साल के जाके फाइनेंशियल्स तो चेंज करेंगे नहीं, तो हम सीधा कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे, तो मेरा कैपिटल तो रेक्टिफाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पिछले साल का तो गलती हो गई, इस साल में करते करते तो ही ना गलती करेंगे। मेकिंग सेंस? इसीलिए तो ये देखिए, इसमें सब में कुछ नहीं है। सस्पेंस अकाउंट बनाया, एंट्रीज पोस्ट की, एंड में क्या लिख दिया, बाय। पीएनएल एडजस्टमेंट बनाया, पोस्ट किया, एंड में क्या लिख दिया, टू। कोई अमाउंट सेम होने की गारंटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उसका कोई रिलेशन नहीं है, समझे? नहीं। बट
अगर मैं यहाँ पे अभी पीएनएल लिखता हूँ तो वो इस साल के पीएनएल में जाएगा ना, प्रॉब्लम वो है द होल। हाँ देख, मतलब ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला, ये हम इस साल के पीएनएल में दिखाते हैं, बट कैसे दिखाते हैं, प्रॉफिट फॉर करंट ईयर फिर एड लेस प्रायर पीरियड आइटम्स। मैंने ये नहीं कहा, मैंने बोला पिछले साल का पी, हाँ मतलब एक सेकेंड ना, मैडम का यहाँ पे कहना है सर आपने बोला कि उसको भी पीएनएल में करना है, बट यस पीएनएल में करना है, बट पिछले साल का पीएनएल तो क्या हो चुका है, क्लोज। फिर मैंने बाद में ये स्टेटमेंट भी बोला था, बट क्योंकि हमने वो इवेंचुअली पीएनएल को कहाँ ट्रांसफर किया था, कैपिटल में, मैंने बोला ना कैपिटल में ही ट्रांसफर करेंगे, राइट? तो वी विल ट्रांसफर इट टू कैपिटल, समझा? मैंने ऐसा बोला कि विल ट्रांसफर टू पीएनएल, मैंने ये बोला था, बट मैंने बोला था कि पिछले साल का पीएनएल तो क्लोज हो चुका है, हेंस वी विल ट्रांसफर इट टू कैपिटल। तेरी आंख को क्या हो गया? मेरे को देख के अजीब लग रहा है। चलिए ये दो अकाउंट और बना लेंगे तो ये अच्छा है, ये दो अकाउंट की मदद से ऊपर की ये दो जर्नल एंट्री भी मिल जाएगी, समझ रहे हो, है ना? कैपिटल टू सस्पेंस, करेक्ट, और पीएनएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल, करेक्ट और नॉट? With this, we finish rectification of errors. लिख लीजिए जल्दी से। हाँ रणवीर, मैंने देखा तेरा भेजा हुआ मैसेज। मैं तेरे को बोला ना मेरे को 10:30 बजे कॉल कर, अपन बात करते हैं। और गाइस क्या लग रहा है, मैं वापस से ऑनलाइन वालों को भी कहूंगा, मुझे जितना एस्टिमेट अभी क्लास में भी आ रहा है वो सब के 16-18 बच्चे, 16-17 बच्चे ही होंगे शायद। मैंने अभी भी जिनसे ऑनलाइन, मतलब आई थिंक जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, जो अभी ऑफलाइन है, उतने ही बच्चे अपने रेगुलर है, करेक्ट? ऑनलाइन कितने, 13 बच्चे हैं और यहाँ पे 7 बच्चे हैं, 20 में से आई एम अज्यूमिंग 20% लोग किसी ना किसी वजह से नहीं आ पाएंगे, तो 16 बच्चे, 2-3 टीचर्स। आई थिंक मैं 6 में थोड़ा बड़ा विला सर्च कर रहा था, वी लुक फॉर अ 4 BHK विला एंड देन प्लान इट अकॉर्डिंगली, ठीक है ना? चलिए, एक सेकेंड ना। तो आज हमारा टॉपिक्स पर्सपेक्टिव से ये और ये हो गया है, करेक्ट? ठीक है। डिप्रिसिएशन थोड़ा बड़ा है, बट ठीक है, वील जंप ऑन टू कंपनी अकाउंट्स ओनली, ठीक है? कंपनी अकाउंट्स ही स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए, हो जाए लिख के तो आप आज के लिए एग्जिट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय गाइस।